हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डफर टू टॉपर। आज हम लोग एक क्लास 11 का न्यू चैप्टर लेके आए हैं जो कि है चैप्टर 4 और जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें, जैसा कि आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाएँ। और मैं अपने चैनल के बारे में कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि काफ़ी बच्चों ने बोला है कि आपने ये टॉपिक छोड़ दिया है, आपने वो टॉपिक छोड़ दिया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 40 मिनट से 50 मिनट में कोई भी सारे टॉपिक्स क्लियर नहीं कर सकता या सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर सकता है। मैं बस वही टॉपिक्स को बताता हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे कि क्वेश्चन पूछते हैं। मैं वो नहीं बताता हूँ ये कहाँ से आया, इसका डिस्कवर किसने किया, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है उतना मैं नहीं बताता हूँ। और हाँ, ये बात भी है कि अगर आप बस मेरे नोट्स पढ़ के चले जाओगे एग्जाम में तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, बहुत ज़्यादा। और यहाँ तक कि आप अगर एक दिन पहले भी पढ़ के जाओगे ना, अगर पूरा अच्छे से मेरे नोट्स पढ़ के जाओगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे, काफ़ी अच्छा, मतलब 100 में आप 80 प्लस स्कोर कर लोगे। और एक बात, काफ़ी लोगों ने ये बोला था कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए, तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके और फिर उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसमें सारे पीडीएफ्स डाल दिया करूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक बात मैं बताना भूल गया कि काफ़ी कोई कमेंट में करते हैं कि फिजिक्स वाला सर के बारे में, कि फिजिक्स वाला सर का नोट, फिजिक्स वाला सर बहुत अच्छा बताते हैं, वहाँ जाओ, यहाँ मत देखो, टाइम वेस्ट मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि फिजिक्स वाले सर का सही है, फिजिक्स वाले सर बहुत ही ज़्यादा डीपली बताते हैं, एकदम इलाबोरेट करके बताते हैं। जब मैं अपने 11th-12th में था तो मैं भी उनका वीडियो देखा करता था, तब सर सिर्फ फिजिक्स के वीडियो बनाते थे। तो इसलिए किसी को भी किसी से कंपेयर करना अच्छा बात नहीं है ना। मैं शॉर्ट में जितना से जितना कम टाइम में बताने का कोशिश करता हूँ। तो मेरा वीडियोस के टाइप अलग है और सर के अलग हैं, तो प्लीज़ किसी को किसी के साथ कंपेयर ना करें। और मैं डिस्क्रिप्शन में और 2 चैनल का लिंक दे दूंगा। एक है एम कुमार टेक्निकल, वो टेक्निकल का ही काफ़ी कुछ बताता है, मेरा दोस्त है। और एक है इपिक आर्ट जो कि बहुत अच्छे ड्राइंग्स बनाता है, हाल फिलहाल में ही कैरी मिनाटी का भी बनाया है और भी काफ़ी का, तो आप उनके भी चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स 2 or more atoms, molecules or ions together is called केमिकल बॉन्ड। तो ये एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि 2 या 2 से ज्यादा एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को एक साथ जोड़े रखता है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल्स बॉन्ड, तो कितने टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो हम लोग को पढ़ना है उसमें से पहला है इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स और फिर दूसरा है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स, तो एटॉमिक बॉन्ड्स हम लोग देख सकते हैं कि ये एटॉमिक बॉन्ड्स है, मतलब एटॉम के बीच होगा। और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, यहाँ मॉलिक्यूलर है मतलब ये मॉलिक्यूल के बीच होगा। और एटॉमिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स जो होते हैं वो वीक बॉन्ड्स होते हैं। इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स के जो हमें टाइप्स पढ़ने हैं उसमें से पहला है कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है आयोनिक बॉन्ड, तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और चौथा है मेटालिक बॉन्ड। और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स में जो हम लोग को पढ़ना है वो है हमारा वैन डर वाल्स फोर्स। तो इंटर एटॉमिक में जो हम लोग को पहला पढ़ना है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, और ये जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच जनरेट बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटॉम्स और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये भी एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है जो कि कैसे बनता है, तो दो एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब कि ये भी एक इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स का कमी है मान लीजिए, और इसके भी पास एक इलेक्ट्रॉन्स का कमी है, तो ये अपना एक उसको देगा, ये अपना एक उसको देगा, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो घूमते रहेगा दोनों के बीच। देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो है घूमते रहते हैं, कभी इसके पास जाके इसका पूरी ऑक्टेट पूरा करते हैं, कभी इसके पास जाके इसका पूरी ऑक्टेट पूरा करते हैं। अब ऑक्टेट क्या है ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स का जो है स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। तो कोवेलेंट जो भी मॉलिक्यूल्स में
कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं उसका हम लोग स्ट्रक्चर जो है बना सकते हैं। तो हम लोग देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो दो टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें से पहला है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारा जो पहला है वो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। When a covalent bond is formed between two different elements having different electronegativity, then the said electron is attracted towards more electronegative elements. As a result of this, a positive and a negative pole develops and bond becomes polar. This is called polar bonds. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जब कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो एलिमेंट्स के बीच में, जिसमें कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिफरेंट होता है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है तो दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। तो होता क्या है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है वो जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है। उससे होता क्या है कि पोल डेवलप हो जाता है। ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर दूसरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो पोल डेवलप्स हो जाएगा। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा वाटर H2O, जिसमें कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम रहता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। तो the tendency of an atom to attract the said pair electron towards itself, मतलब किसी भी एटॉम का टेंडेंसी मतलब क्षमता कि अपने तरफ वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो अपनी और इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा, और जो कम रहेगा वो अपनी और इलेक्ट्रॉन्स को कम खींचेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है साइज के, मतलब जिसका साइज बड़ा रहेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, जिसका साइज छोटा रहेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा। मतलब जो जिसका साइज छोटा रहेगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। उसके बाद है हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन द बॉन्ड सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या था कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो था वो डिफरेंट था। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एलिमेंट्स का सेम रहता है। तो सेम रहता है तो पोल क्रिएट नहीं होता है, पोल क्रिएट नहीं होता तो वो पोलर नहीं हो पाता है। जैसा कि Cl2, जिसमें Cl और Cl तो दोनों क्लोरीन है, तो क्लोरीन एटॉम दोनों है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम रहेगा। तो इसीलिए हमारा दूसरा है आयोनिक बॉन्ड्स। तो केमिकल बॉन्ड्स विच होल्ड्स टुगेदर मेटल आयंस विथ नॉन मेटल आयंस। तो वैसा केमिकल बॉन्ड जो कि मेटल आयंस और नॉन मेटल आयंस को एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है उसे हम लोग आयोनिक बॉन्ड्स कहते हैं। इट इज फॉर्म ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली, मतलब इसमें सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है और स्ट्रक्चर कैंट बी फॉर्म, मतलब इसका स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो वैसे जो कि आयोनिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं वो लोग का हम लोग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। तो थर्ड है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको कि हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। तो इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम द सेम एटॉम। तो जैसा कि कोवेलेंट बॉन्ड में होता था हमारा, तो उसमें शेयरिंग होता था, मतलब दोनों एटॉम्स रहते थे वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देते थे, और इसमें क्या था दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम एटॉम देगा। मतलब इसमें क्या कोवेलेंट बॉन्ड में होता था कि ये भी अपना एक दे रहा है, ये भी अपना एक दे रहा है, दोनों एक दूसरे से शेयर कर रहा है। इसमें क्या था कि ये नहीं देगा, बस ये ही देगा और ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देगा। जैसा कि एग्जांपल में है हाइड्रोनियम आयन, और उसमें से देखिए यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है इसको हम लोग एरो से, इसका साइन है एरो से डिनोट करते हैं इसको हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा मेटालिक बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो इसका मतलब फोर्स ऐसा अट्रैक्शन फोर्स जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब चलता फिरता इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर रहता है उसके बीच में जो लगता है इन मेटल्स के अंदर ये होता है। तो वैसे बॉन्ड्स को हम लोग मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड, जिसमें हमारा फर्स्ट है वैन डर वाल्स फोर्स, जो कि वीक बॉन्ड्स रहते हैं, ठीक ना।
तो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं, और ये 5 तरह के होते हैं, इसके टाइप्स 5 हैं, जिसमें पहला है आयोन डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तीसरा है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, चौथा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और पांचवा है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो आयन मतलब आयन रहेगा, और फिर डाइपोल, डाइपोल मतलब पोलर है, उसमें पोल्स है, तो आयंस और पोलर के बीच में इंटरेक्शन रहता है। सेकंड जो पोलर पोलर के बीच, डाइपोल डाइपोल मतलब पोलर पोलर के बीच इंटरेक्शन रहेगा। तीसरा जो है आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस मतलब क्या कि वो पोलर नहीं था लेकिन उसको इंड्यूस करके और पोलर बना दिया गया, लेकिन वो था नॉन पोलर लेकिन उसको पोलर बनाया गया। आयन को जब उसका सामने लाया गया तो उसमें भी पोल क्रिएट हो गया। उसी तरह डाइपोल इंड्यूस डाइपोल मतलब एक डाइपोल है और उसको इंड्यूस करके, और एक इंड्यूस्ड मतलब नॉन पोलर था लेकिन उसको इंडक्शन करके और उसको पोलर बनाया गया, वैसा डाइपोल। और एक है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इंस्टेंट मतलब क्या होता है, किसी एक समय के लिए, मतलब इंस्टेंटेनियस डाइपोल मतलब वो किसी एक सब पार्टिकुलर टाइम के लिए पोलर रहेगा, और इंड्यूस डाइपोल मतलब इंड्यूस करके उसको डाइपोल बनाया गया है। तो ये है हमारा वैन डर वाल्स फोर्स के टाइप्स। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्टेट रूल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, एटॉम्स कैन कॉम्बाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटॉम टू अनदर, gaining or losing, or by sharing of valence electron in order to have an octet in their valence shell. This is known as octet rule. तो octet rule बेसिकली है क्या कि कोई भी एटॉम्स है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल करने के लिए वो चाहता है कि उसके बाहरी जो सबसे बाहरी जो ऑर्बिट में रहे, सबसे बाहरी जो सेल में है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, जो क्योंकि उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और अगर वो स्टेबल हो जाएगा तो बस वही तो उसको चाहिए। तो जैसा कि देखिए क्लोरीन, तो क्लोरीन का वैलेंस सेल में जो है, मतलब बाहरी जो एकदम बाहरी सेल में, वैलेंस सेल वो सेल होता है जो कि सबसे बाहर वाला सेल रहता है। तो बाहरी सेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन जो है उसका रहता है, तो वो Cl2 बनाने के लिए क्या करता है, 7, इसमें भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7। तो वो क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दोनों जो है म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा। तो म्यूचुअल शेयरिंग को हम लोग क्या पढ़े थे कि उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो देखिए म्यूचुअल शेयरिंग जब हो जाएगा तो ये और ये दोनों सामने आ जाएगा, इस तरफ मिल जाएगा, तो इसके भी टोटल 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह HCl में हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड होता है, ठीक ना, क्लोरीन के पास उसी तरह बाहरी में 7 रहता है। तो इसको क्लोरीन को कितना चाहिए, 8 करना है, और इसको कितना करना है, 2 करना है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास जो पहला सेल रहता है और उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम लोग डाल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इससे एक ले लेगा और ये इससे एक ले लेगा, और दोनों फिर कोवेलेंट बॉन्ड बना के और दोनों का फिर ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब हम लोग वैलेंस सेल का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस सेल, मतलब जो सब एटॉम का जो सबसे बाहर वाला सेल रहता है उसको हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, मतलब वैलेंस सेल जो कि आउटर मोस्ट सेल रहता है उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और एक है हमारा वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन टू कंप्लीट द ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी। मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना भी इलेक्ट्रॉन जो है कोई लूज करता है या गेन करता है, मतलब या तो किसी से ले लेता है या तो किसी को दे देता है, उसे हम लोग कहते हैं वैलेंसी। जैसा कि देखिए सोडियम, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। तो इसके लिए आसान क्या रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दें, क्योंकि इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 7 टोटल 7, एक पहले से और 7 चाहिए। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लाना मुश्किल है, इसके बजाय कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो इसीलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो इसका वैलेंसी हो गया 1। और फिर इसमें क्लोरीन में देखिए 287, तो इसको कितना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, एक
एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर ये 7 लूज करेगा तो 7 लूज करना, समझ रहे हैं, कोई भी अपना 7 लूज करना चाहेगा नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि एक गेन कर ले। तो इसीलिए इसका भी वैलेंसी जो है एक ही रहेगा, 7 नहीं रहेगा। ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज हम लोग का हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है निकालने के लिए, तो हम लोग जान लेते हैं। तो फॉर्मल चार्ज क्या है? चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटॉम, किसी भी एक अकेला एटॉम में चार्ज निकालने के लिए। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। तो ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन Ve माइनस लोन पेयर Lp माइनस हाफ ऑफ Bp। Bp मतलब बॉन्ड पेयर, Bp मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Lp मतलब लोन पेयर जिसको हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, और बॉन्ड पेयर Bp मतलब जिसको हम लोग सैड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो हम लोग अब इसको कैलकुलेट करना भी सीख लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास O3 है, ओजोन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें इसका ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें ये पहला एटॉम इसको मान लिए, इस ऑक्सीजन को, इसको दूसरा मान लिए, इसको तीसरा। तो हम लोग को करना क्या है? कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑक्सीजन एटॉम। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसी फॉर्मूला से। तो सबसे पहले हम लोग एटॉम 1 के लिए निकालेंगे। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर। तो सबसे पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं कि इसमें कितना होता है ऑक्सीजन एटॉम में। तो ऑक्सीजन का 8 है एटॉमिक नंबर, तो 2 and 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो 6 है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग अभी देखें कि जो बाहरी सेल में रहता है उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। और इस हम लोग स्ट्रक्चर से देख सकते हैं पहला वाले से कि इसमें लोन पेयर कितना है, 1 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर हमारे कितने हैं? तो बॉन्ड पेयर हमारे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 6, इसमें ये नहीं कि 2 बॉन्ड है, बॉन्ड तो 2 है लेकिन बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो बॉन्ड पेयर बॉन्ड्स के दुगने होते हैं, मतलब क्योंकि देखिए इस जो एक बॉन्ड बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को मिला के बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इसी तरह 3 बॉन्ड है तो वो 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसीलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 3 6, ठीक ना। तो -3 -2 तो -5 और +6 तो +1। इसी तरह हमारा एटॉम 2 में भी हो जाएगा। एटॉम 2 का जब निकालेंगे तो 0 आएगा, और एटॉम 3 में जब निकालेंगे तो हमारा -1 आएगा। तो इसे आप निकाल के देख लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैटिस एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट कंप्लीटली 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस। तो जैसा कि हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है जो कि 1 मोल है, और उसको हम लोग को तोड़ने में जितना एनर्जी लगेगा, 2 अलग अलग कंस्टिट्यूएंट आयंस में उस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम लोग लैटिस एनर्जी बोलेंगे। तो इस केस में देखिए सॉलिड से गैसियस कंस्टिट्यूएंट में टूट रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें जो डेल्टा एच होगा वो हमारा पॉजिटिव रहेगा, जो कि हमारा इज इक्वल्स टू लैटिस एनर्जी है। और एक केस क्या होता है कि जब कंस्टिट्यूएंट आयंस जो कि गैसियस स्टेट में रहते हैं उसको मिला के और फिर जोड़ देते हैं और फिर सॉलिड में जब बना देते हैं, तो इसके लिए हमारा एनर्जी जो है रिलीज होता है, मतलब एनर्जी बाहर निकलता है। इसको भी हम लोग लैटिस एनर्जी भी बोलते हैं, लेकिन ये इस बार जो है इसका साइन चेंज हो जाता है, ये इस बार नेगेटिव हो जाता है। ठीक। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो व्हेन 2 or more atomic orbital having different energy combines together, redistribute energy and forms new orbital with same energy is called hybridization। मतलब जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 या 2 से ज्यादा, कोई जरूरी नहीं है लेकिन हम लोग 2 के लिए देखते हैं, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों का एनर्जी जो है डिफरेंट है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाता है और फिर अपना एनर्जी को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट, फिर से बांट लेता है और फिर 2 अलग ऑर्बिटल फिर से बनाता है, लेकिन इस बार जो एनर्जी रहता है दोनों के पास, तो दोनों के पास एनर्जी इक्वल रहता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। द ऑर्बिटल्स ऑफ फाउंड
इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब इस प्रोसेस के बाद जो ऑर्बिटल जो कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल इसके बाद जो बनते हैं उसे हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल सो फॉर्म्ड इज सेम एज द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बाइंड। मतलब एटॉमिक हम लोग जितना एटॉमिक ऑर्बिटल को सबसे पहले मिलाए थे उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो बना हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो पहले जितना ऑर्बिटल था बाद में भी उतना ही ऑर्बिटल रहता है। ऐसा नहीं कि दो ऑर्बिटल को मिलाए और बाद में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, नहीं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाए हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बनेगा। जैसा कि एग्जांपल में देख लीजिए, एक एस और एक पी को हम लोग जब हाइब्रिडाइजेशन किए तो ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना। इसी तरह s और 2 p को मिलाएं तो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना। तो इसमें भी 2 है s और p, और इसमें भी 3 है, एक s है और 2 p है, तो इक्वल है, जितना पहले था उतना बाद में भी है। तो अब किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग किसी भी ये मतलब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक जेड निकालना पड़ता है। तो जेड का फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ v प्लस जी माइनस सी प्लस ए, ठीक ना। तो v इसमें क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, g क्या होता है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटॉम, c होता है नंबर ऑफ कैटायंस और a होता है नंबर ऑफ एनायंस। तो इसको सबसे पहले याद करने का एक तरीका देख लीजिए, VGCA भाग घर कोरोना आया। लेकिन इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इसमें C है वो नेगेटिव रहता है। भाग घर कोरोना वो तो बीमारी है भाई, तो बीमारी है तो सबसे एकदम याद रखने का अच्छा तरीका कि वो नेगेटिव चीज है, तो भाग घर कोरोना आया, ठीक। तो अब हाँ, सराउंडिंग एटम क्या होता है आप लोग तो जानते ही होंगे। जैसा कि एक है हमारे पास NH3, तो हमारा जो N है वो है हमारा सेंट्रल एटॉम, ठीक ना, और H3 जो है ये हमारा है सराउंडिंग एटॉम। और कैटायन मतलब किसी में अगर प्लस चार्ज है तो वो कैटायन और माइनस चार्ज है तो एनायन, ठीक ना। तो जितना माइनस चार्ज हो जाएगा उतना हम लोग एनायन के जगह बैठा देंगे, और जितना प्लस चार्ज अगर रहेगा किसी भी मॉलिक्यूल में तो उतना हम लोग ये माइनस यहाँ कैटायन के जगह पे उतना लिख देंगे, ठीक। अब इसके लिए ये निकलेगा कैसे, अगर जेड जो हम लोग जेड यहाँ से निकालेंगे इस फॉर्मूले से, अगर जेड का वैल्यू 2 आ गया तो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। जेड मतलब सबसे पहले एक एस आएगा फिर पी, अगर 3 आ गया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4 आ गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 5 आ गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इसी तरह बढ़ते रहेगा, ठीक। तो अब हम लोग देख लेते हैं किसी को एक कैलकुलेट करके, इसमें क्या क्वेश्चन में है, कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो इसका क्या है, हाफ v प्लस जी माइनस सी प्लस ए फॉर्मूला है, तो हम लोग सबसे पहले जेड निकाल लेते हैं। तो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 5 प्लस सराउंडिंग एटॉम कितना है, NH3 हाइड्रोजन, ये सराउंडिंग एटॉम कितना है, ये 3 है, तो प्लस 3, तो टोटल ये 5 प्लस 3 5 6 7 8 8 बाई 2 4, तो 4 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, तो यहाँ पे जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। और हाँ, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जब भी निकालते हैं तो सेंट्रल एटॉम का निकालते हैं। तो इसका हाइब्रिड ये कितना हाइब्रिडाइजेशन है, NH यहाँ पे NH3 में N का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यही N जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब हम लोग जो देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले BF2 का फॉर्मेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें B का जो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp रहता है। तो वो कैसे होता है sp, वो हम लोग इसका थोड़ा देख लेते हैं इसका प्रोसेस। तो सबसे पहले B जिसका कि एटॉमिक नंबर 4 है, तो 1s2 2s2, ठीक, 2p में 0 रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1s है ये, 2s है ये, 2p है, तो बना दिए, 1s में पूरा इलेक्ट्रॉन भर दिए, सेकंड में भी भर दिए। और ये कौन सा है, ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट मतलब इसमें कोई एनर्जी नहीं डाला गया। लेकिन अब क्या करेंगे, इसमें p देखिए एकदम खाली है, लेकिन जब इसमें एनर्जी डालेंगे, एनर्जी डाल दिए, तो क्या होता है कि ये जो 2s से यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ये कूद के एनर्जी पाएगा, तो यहाँ से उछल के और यहाँ पे चला आएगा, तो यहाँ से कूद के यहाँ पे चल आया।
जो कि और इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, मतलब क्योंकि इसमें एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन जो है कूद जाता है, ठीक ना। तो कूद के जो बनाया, तो यहाँ ये S है और ये P है, तो S में भी एक हो गया, P में भी एक हो गया, तो ये जो हमारा बनेगा ये हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ BF3 से हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे। तो बोरॉन में 1s2 2s2 2p1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये 1s हो गया हमारा, ये 2s हो गया और ये 2p हो गया। तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो ग्राउंड स्टेट है ये। जब इसमें भी हम लोग एनर्जी डालेंगे तो इसका एक कूद के, इसका ये कूद के और यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ कूद के यहाँ पहुंच गया, तो इसमें कितना हो गया, एक S है और P कितना है, P 2, तो ये हमारा sp2 हो गया। इसी तरह sp3 के लिए हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ CH4 देखना पड़ेगा। तो इसमें कार्बन जो है वो सेंट्रल एटॉम है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1, तो सॉरी 1s2 2s2 2p2 होगा यहाँ पे, क्योंकि 6 है ना, 1s2 2s2 2p2 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये 1s है, ये 2s है, ये 2p हो गया, तो 2 इसमें भर गया, इसमें भी 2 आ गया, इसमें 1 2, ये ग्राउंड स्टेट है। और इसमें फिर एनर्जी डालेंगे तो इसका एक कूद के और इसके तीसरे में चला आएगा, तो एक S हो जाएगा इसमें और 3 P हो जाएगा, तो sp3 हो जाएगा इसका एक्साइटेड स्टेट में। इसी तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और एक चीज नोट करने की बात है कि कार्बन जो है, कार्बन ओनली 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन जो है शो कर सकता है, वो है sp sp2 और sp3। कार्बन shows only 3 types of hybridization, sp sp2 and sp3। तो कार्बन का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर को देख के बस ऐसा एक ट्रिक बता देते हैं, जो कि बस देख के आप लोग बोल दीजिएगा कि इस कार्बन का कितना हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन का कितना हाइब्रिडाइजेशन है। तो फिगर देख के बताने के लिए आप लोग को कुछ चीज याद रखना पड़ेगा। फिगर देख के बताना है sp हाइब्रिडाइजेशन तब होगा व्हेन बॉन्ड इज ट्रिपल, या तो एक में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, और या हैविंग 2 डबल बॉन्ड, या तो दोनों साइड 2 गो डबल बॉन्ड हो, तो वो जो है sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 के क्या हो, कब होगा, व्हेन बॉन्ड इज डबल ओनली, मतलब बस एक डबल बॉन्ड अगर है, इसमें 2 अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो, लेकिन कार्बन के साथ एक अगर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और sp3 के लिए इसी तरह व्हेन बॉन्ड इज सिंगल, जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं C2H4 के लिए, तो ये स्ट्रक्चर हो गया C2H4 का। तो ये इस कार्बन के साथ देख सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड बस जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इस कार्बन का क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और इसके लिए देखिए इसके साथ भी 2 ही जुड़ा हो, तो ये भी sp2 ही रहेगा। अगर कार्बन के साथ किसी तरह इस तरह बना हुआ रहता है कि यहाँ 3 है, तो 3 के लिए क्या देखा था हम लोगों ने, sp, तो ये कार्बन जो हमारा इस वक्त हो सकता है वो sp हाइब्रिडाइज हो जाता है। इसी तरह आप लोग देख के बता सकते हैं कि कार्बन का कितना हाइब्रिडाइजेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉन्ड पैरामीटर। तो बॉन्ड पैरामीटर में जो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है वो है बॉन्ड लेंथ, फिर बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और तीसरा जो है वो है बॉन्ड ऑर्डर, चौथा जो है बॉन्ड एंगल, ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला बॉन्ड लेंथ पढ़ लेते हैं। द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड एटॉम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। मतलब हमारे पास 2 एटॉम्स हैं जो कि एक दूसरे से बॉन्ड बनाया हुआ है, ए और बी, तो ये दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस जो है ये हमारा बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। और इसमें से इसका एक फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, जो कि इसका फॉर्मूला है। तो बॉन्ड लेंथ का हमारा फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स जो कि बॉन्ड लेंथ में को अफेक्ट करते हैं। उसमें से हम लोग को पहला पढ़ना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम लोग तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले ही पढ़ चुके कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। उसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो साइज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
तो उस हिसाब से साइज और बॉन्ड लेंथ दोनों एक दूसरा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक ना। तो इसका मतलब जिसका साइज बड़ा होगा उसका जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक एग्जांपल, कार्बन फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इसमें छोटा है, कार्बन तो सब में देखिए कॉमन है, तो हम लोग को उसके बाद वाला फ्लोरीन क्लोरीन ये सब देखना है इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो फ्लोरीन सबसे छोटा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा क्लोरीन है, उससे थोड़ा बड़ा ब्रोमीन है, सबसे बड़ा आयोडीन है। तो चूंकि सबसे बड़ा आयोडीन है तो बड़ा साइज है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगा, तो बॉन्ड लेंथ भी इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक ना। तो इसका सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है, उसके बाद इसका ब्रोमीन वाला का, फिर क्लोरीन वाला का, फिर फ्लोरीन वाला का। इसी तरह इसमें भी हम लोग का सेम होगा, सिर्फ इसमें H चेंज हुआ है, लेकिन बाकी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब तो सेम है, और ये H तो सब में कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए इसमें भी आयोडीन सबसे बड़ा है, इसीलिए इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो हम लोग को मतलब एक चीज याद रखिए कि जिसका साइज बड़ा रहेगा उसका बॉन्ड लेंथ भी बड़ा रहेगा। देखिए आप ही लोग बताइए, एक बड़ा सा कोई भी चीज है, ठीक ना, एक छोटा, इसमें एक बड़ा सा, तो दोनों के बीच का इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस निकालेंगे तो ये बड़ा है, तो इसीलिए इसका बड़ा डिस्टेंस आएगा। तो इसी टाइप का। तो जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है जो कि बॉन्ड लेंथ में इफेक्ट डालता है वो है एटॉमिक साइज। हम लोग इससे पहले भी देख लिए कि एटॉमिक साइज किस तरह, लेकिन फिर भी और एक बार बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बॉन्ड लेंथ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ और साइज जो है एक दूसरा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो इसका मतलब जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो इसमें देखिए कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम, एसएन एसएन में सबसे बड़ा साइज जो है एसएन का है, तो इसीलिए इसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा हो, और इसी तरह इसमें भी सबसे बड़ा साइज जो है एसबी का, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ भी सबसे बड़ा होगा। जो नेक्स्ट फैक्टर है जो कि इफेक्ट डालता है आपका बॉन्ड लेंथ में, वो है हमारा बॉन्ड एंगल। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिसका कि बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, और जिसका बॉन्ड एंगल कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो हम लोग PCl5 का एक एग्जांपल से देख लेते हैं। PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनता है, जिसमें ये ऊपर और जो नीचे जो है ये हमारा एक्सियल है, एक्सियल एटॉम्स, और ये जो बाकी तीन है जो कि एक ट्राइंगल बना रहे हैं ये हमारा इक्विटोरियल है, ठीक ना। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि बॉन्ड एंगल जो है, एक्सियल का जो बॉन्ड एंगल जो है वो हमेशा जो है कम होता है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल, ठीक ना। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक्सियल का है ये 90 डिग्री बना रहा है, ये इससे 90 डिग्री सबसे बनाएगा, क्योंकि ये देखिए ये ऊपर और नीचे रहता है, ऊपर और नीचे, ये ऊपर इसके प्लेन के ऊपर है, ये जो नीचे गया है वो प्लेन के नीचे है, ठीक ना। और बाकी जो इक्विटोरियल है वो 120 डिग्री बना रहा है, 120 डिग्री एक दूसरे से बनाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए क्या होगा, लेंथ ऑफ एक्सियल जो है वो, बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल जो है वो बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्विटोरियल से। तो नेक्स्ट जो हमारा बॉन्ड पैरामीटर के अंदर में पढ़ना है वो है बॉन्ड इंथैल्पी, जिसको कि हम लोग बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो ये होता क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। एक किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगता है उसे हम लोग बॉन्ड इंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड इंथैल्पी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इसका पहला फैक्टर जो है वो है बॉन्ड ऑर्डर। वैसे तो हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अभी हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं एकदम इजिली बता देता हूं कि बॉन्ड इंथैल्पी जो है, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी जो भी बोल सकते हैं, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर का। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड इंथैल्पी भी ज्यादा होगा, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे वो तो हम लोग इसी में पढ़ना है, बॉन्ड इंथैल्पी के बाद बॉन्ड ऑर्डर ही पढ़ने वाले हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे एक सिंपली वाला बता देते हैं कि अगर किसी भी दो एटॉम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड से वो लोग जुड़ा हुआ है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 होगा। अगर दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, और अगर 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ मतलब ट्रिपल बॉन्ड से तो फिर
उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, मतलब इसका बॉन्ड इंथैल्पी भी ज्यादा होगा, तो इसीलिए इसका ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, और इसका भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। जैसा कि हम लोग एक एग्जाम्पल से हम लोग ये अपना डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि तीन स्टिक को तोड़ना मुश्किल है। अगर इस तरह 3 हम लोग स्टिक ले ले तो उसको एक साथ तोड़ेंगे तो वो मुश्किल थोड़ा लगेगा, लेकिन एक को हम लोग आसानी से तोड़ देंगे, एक स्टिक को तोड़ना आसान है। इसी तरह तो सेकंड जो हमारा फैक्टर है जो कि बॉन्ड इंथैल्पी को अफेक्ट करता है वो है हमारा बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड एनर्जी जो है या बॉन्ड इंथैल्पी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है बॉन्ड लेंथ का, मतलब जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी कम रहेगा, तो जल्दी आसानी से टूट जाएगा। जैसा कि आप लोग समझिए ना, ये लंबा स्टिक है तो ये आसानी से टूट जाएगा, लेकिन ये अगर छोटा स्टिक रहता तो इसको हम लोग को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। देखिए छोटे स्टिक को तोड़ना मुश्किल है, बड़े स्टिक को तोड़ना आसान है। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये हमारा छोटा है फ्लोरीन, तो इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू आयोडीन। इसी तरह हमारा नेक्स्ट फैक्टर जो है, अब नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है बॉन्ड साइज या फिर एटॉमिक साइज। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है साइज के, मतलब जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी कम रहेगा। मतलब आप ही सोचिए कि अगर किसी का साइज बड़ा रहेगा, ठीक ना, तो साइज बड़ा रहेगा तो उसको कम एनर्जी में ही तोड़ देंगे, इसीलिए उसका एनर्जी कम रहता है। तो बॉन्ड पैरामीटर में हम लोग को जो आगे पढ़ना है वो है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटॉम इन अ मॉलिक्यूल, मतलब दो एटॉम के बीच में कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहा है उसे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। अगर एक बनेगा बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, अगर 2 बनेगा बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू होता है हाफ NB माइनस Na, जहां पे NB इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और Na हम लोग का होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो पढ़े नहीं है, वो भी हम लोग अभी देख लेंगे कि क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि हम लोग को आगे पढ़ना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग और भी अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे बस जितना जानना है उतना जान लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, मतलब दूसरा टाइप से लिखा जाता है। तो कैसा लिखा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, तो जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखेंगे हम लोग? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल्स टू सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, और यहाँ पे सिग्मा ओनली सिग्मा है, इसका मतलब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और फिर सिग्मा स्टार है मतलब ये एंटी बॉन्डिंग है। तो इसका ऑर्डर कुछ इस टाइप का है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz और पाई 2px और पाई 2py का जो है वो एनर्जी सेम रहता है। इसी तरह पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py का एनर्जी जो है सेम रहता है। और उसके बाद हम लोग लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz, और धीरे धीरे देखिए एनर्जी बढ़ते जा रहा है, सबसे ज्यादा इसका एनर्जी है, उससे कम इसका, उससे कम इसका, तो इस तरह से हम लोग, तो इसमें से जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो सब में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2, यहाँ 2p है, ये नहीं कि p है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन चलेगा, नहीं, इसमें भी 2 ही जाएगा। उसके बाद फिर पाई वाला में 2 इसमें, एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक एक करके फिल करेंगे। एक ही साथ फिल नहीं करना रहता, वो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इसको हम लोग याद करने के लिए ये याद रख सकते हैं 1 2 2 1, क्योंकि लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन वाला अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें भी बस जो चेंजिंग आता है वो यहां से ही चेंजिंग आता है, ये चेंजिंग यहां से यहां तक का, बाकी ये पूरा सेम रहता है, ये सेम रहता है। तो देख लेते हैं लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग का ये यूज आता है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, यहां तक तो सेम रहेगा। इसके बाद ये 2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py इज लेस देन सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py इज लेस देन सिग्मा स्टार 2pz, ये आ जाता है। तो हम लोग क्या है 2 2 1 2 1, तो 2 1 2 1 ये हम लोग का याद रखने का तरीका हम लोग कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए हम लोग इसमें एक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करना है, एनओ का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो एनओ का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एनओ में देख लेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है। तो नाइट्रोजन में हम लोग जानते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल कितना हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि 14 से ज्यादा है। तो 14 से ज्यादा रहने पे हम लोग का 14 से ज्यादा वाला कॉन्फ़िगरेशन जो कि ऊपर में था, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज होगा। तो मोर देन 14 वाला यूज होगा। तो उसको हम लोग पहले लिख लिए हैं, देखिए इस तरह लिख लिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरते गए हैं। ये 2, फिर 2, इसमें भी 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 2, और इसमें एक डालें तो पूरा हम लोग का 15 हो गया। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और एक 15। तो अब हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैंने तो बोला था कि ये जो है जिसमें ओनली सिग्मा है वो हमारा बॉन्डिंग वाला होता है, जो स्टार वाला होता है वो एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वाला में जितना है वो पहले गिन लेते हैं। तो जिसमें स्टार नहीं है तो 2, फिर ये हो गया 4, 6, 7, 8, 9, 10। कहीं गलती कर रहे शायद हम लोग, देखिए थोड़ा सा, हाँ हम लोग गिनने में गलती कर रहे थे। देखिए हम लोग का जो बॉन्डिंग है वो तो ये है ना, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, और फिर ये दोनों मिला के हम लोग इसको भी गिन ले रहे थे, क्योंकि थोड़ा स्टार के बाद थोड़ा सा ज्यादा गैपिंग हो गया यहाँ पे, इसीलिए। तो कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम लोग का 10 हो जा रहा है। और एंटी बॉन्डिंग कितना हो रहा है, 2, 2, 4 और ये वाला 1, तो 5 ही हो रहा। तो 5 हो गया एंटी बॉन्डिंग। तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला में जब इसको बैठाएंगे तो हाफ एन बी माइनस एन हाफ इंटू 10 माइनस 5, तो 5/2 इज इक्वल टू 2.5। तो 2.5 जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो इसी तरह हम लोग सब का निकाल लेंगे। और एक चीज हम लोग देख लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं। अगर एटॉमिक नंबर वाला या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से 20 तक अगर आता है किसी का, तो वो हम लोग कैसे बस देख के बता सकते हैं कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 14 जिसका इलेक्ट्रॉन आएगा उसको हम लोग मान लेंगे 3, मतलब एक साइड एटॉमिक नंबर और ये बॉन्ड ऑर्डर, ठीक ना। तो ये जिसका 14 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। उसके बाद क्या करेंगे, इससे इधर जिस तरह घटते जाएंगे, तो जैसे घटते जाएंगे 0.5 घटाते जाना है इधर भी, और बढ़ते भी जाएंगे नीचे साइड फिर भी 0.5 घटाते जाना है। मतलब 14 अगर 3 है तो 13 कितना होगा 2.5, 12 कितना होगा 2, इसी तरह जाते जाते 8 का 0 हो जाएगा, और बढ़ाते भी जाएंगे फिर भी घटेगा। तो 15 का कितना होगा 2.5, इसी तरह 16 का 2, इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते 20 का भी 0 ही रहेगा। तो बॉन्ड पैरामीटर में जो हम लोग का नेक्स्ट है वो है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल जैसा कि यहाँ देखने से ही पता लग रहा है कि एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल जो है बॉन्ड एंगल कहलाता है। तो देख लेते हैं कौन कौन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो पहला जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो क्या है, मोर एस कैरेक्टर मोर बॉन्ड एंगल, मतलब जितना ज्यादा एस कैरेक्टर रहेगा उतना ही उसका एंगल ज्यादा होगा। जैसा कि देखिए एसपी में जो है हमारा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में जो है हमारा एस कैरेक्टर है वो 50% होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक ना। sp2 में 33.33% होता है एस कैरेक्टर, क्योंकि इसमें एक एस और 2 पी है, तो 120 डिग्री होगा। इसी तरह sp3 में 25% होता है एस कैरेक्टर, इसलिए 109 डिग्री 28 मिनट होगा इसका एंगल। और ये आप याद कर लीजिएगा कि sp3 में क्या होता है, sp2 में कितना होता है, sp में कितना होता है, क्योंकि ये कंपेयर करने के लिए काम आएगा। सेकेंड जो फैक्टर है जिसपे की बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है वो है लोन पेयर। तो लोन पेयर कैसे, लेकिन इफ हाइब्रिडाइजेशन सेम वी चेक लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। अगर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का सेम निकल जाएगा किसी भी सेंट्रल एटम का, तो हम लोग उसका लोन पेयर चेक करेंगे। और लोन पेयर से कैसा वो रिलेटेड है कि लोन पेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, मतलब लोन पेयर अगर किसी का ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक ना। और लोन पेयर तो हम लोग अभी तक निकालने नहीं सीखे हैं। तो लोन पेयर निकालने का हम लोग का फॉर्मूला है जेड, जो कि जेड हम लोग निकालने सीखे थे हाफ भी प्लस जी माइनस सी प्लस ए से माइनस ऑफ नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो हम लोग सराउंडिंग एटम तो सीख चुके हैं, सराउंडिंग एटम किसको बोलते हैं, तो जेड माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम जो है हम लोग का लोन पेयर देता है। तो चलिए एक लोन पेयर कैलकुलेट करके देख लेते हैं।
तो कैलकुलेट लोन पेयर ऑफ NH3। तो इसका सेंट्रल एटम जैसा कि हम लोग देख सकते हैं N जो कि 1 है, तो यही सेंट्रल एटम होगा हम लोग का। तो NH3 में हम लोग Z निकालेंगे, तो नाइट्रोजन का हम लोग का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, तो हाफ इंटू 5 प्लस कितना है इसका सराउंडिंग एटम 3, तो टोटल आ गया 4। तो लोन पेयर निकालने के लिए हमारा Z, तो Z4 आ गया, माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितना है 3, तो 3। तो लोन पेयर कितना आ गया, लोन पेयर हमारा होगा 1 लोन पेयर है इसमें। तीसरा जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक ना, इसको कब चेक करना है, जब हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाएगा, लोन पेयर भी सेम हो जाएगा और सराउंडिंग एटम जो है वो भी सेम रहेगा। सराउंडिंग एटम भी अगर सेम, जैसा कि PH3 और NH3 है, तो सराउंडिंग एटम इसमें भी हाइड्रोजन है और इसमें भी हाइड्रोजन है, और फिर इसका जो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आता है और लोन पेयर्स भी सेम आता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लेंगे सेंट्रल एटम का। तो हम लोग फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लेंगे, और इससे कैसे रिलेटेड वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटॉम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, मतलब जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा सेंट्रल एटॉम, तो बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसीलिए नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल एज कंपेयर टू फॉस्फोरस वाला से ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटॉम पे कैसे डिपेंड करता है। तो उसी का जस्ट थोड़ा सा बस चेंजिंग है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगा, लोन पेयर भी सेम होगा, लेकिन इस बार क्या होगा, सेंट्रल एटम भी सेम रहेगा। इसमें जो है सराउंडिंग एटम सेम रहेगा। अगर सेंट्रल एटम सेम रहेगा तो क्या करेगा, तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे डिपेंड करेगा, उस वक्त रिलेटेड कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटॉम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। मतलब सराउंडिंग एटॉम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो इसमें पढ़ना है वो है रेजोनेंस। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड बाय ड्रॉइंग वन लेविस स्ट्रक्चर। In all such cases, more than one structure is possible. All such structure is called resonating structure and the phenomenon is called resonance. मतलब काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग एक लेविस स्ट्रक्चर से किसी भी के सारे प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग नहीं जान सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के बारे में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वैसे केस में हम लोग को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो जो बहुत ज्यादा जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो सब स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इस फेनोमेना, इस प्रक्रिया को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। तो एक हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे CO3 2- आयन जो है, तो देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है CO3 2- आयन का। इसमें होता क्या है कि एक स्ट्रक्चर से हम लोग पता नहीं कर पाते हैं कि इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या है, तो इसमें रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस के लिए क्या है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ आएगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। देखिए यहाँ पे अब डबल बॉन्ड बन गया, अब यहाँ पे क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, अब यहाँ से टूट के जैसे ही यहाँ आएगा तो फिर ये और ये दोनों जो है सेम दिखने लगेगा। तो मतलब रेजोनेंस पूरा हुआ, रेजोनेंस साइकिल पूरा हो गया। तो इस प्रक्रिया को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डायपोल मोमेंट। तो ये क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। तो पहले ये है क्या कि ये एक मल्टीप्लीकेशन है। तो किसका मल्टीप्लीकेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और फिर डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज, मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस का, और फिर ये चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डायपोल मोमेंट निकल जाएगा। और डायपोल मोमेंट को जो है हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, इसका यूनिट क्या है देख लेते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज यूनिट इज डिबे या डिबाई।
तो ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, जाहिर सी बात है। तो डायरेक्शन देख लेते हैं। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम। मतलब इसका डायरेक्शन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम की तरफ होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेरिलियम के मुकाबले। तो इसका डायरेक्शन जो है इस साइड, देखिए एरो इस साइड है ना, तो देखिए एज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका डायरेक्शन फ्लोरीन की तरफ होगा। हाँ, अगर एग्जाम में आ जाए कि डिफाइन वन डिबाई, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट का हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है। तो हम लोग चार्ज को लिखते हैं 10⁻⁻8 ESU। तो ESU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक यूनिट इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और ये दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻18 ESU सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि 1 डिबाई के इक्वल है। तो 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नेट जीरो डायपोल मोमेंट। मतलब ये सब में से जीरो डायपोल मोमेंट किसका है। तो सबसे पहले हम लोग ये BeF2 है, तो बेरिलियम तो सेंट्रल एटम है तो ये बीच में रहेगा। फिर F ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्चर ड्राउ करना आना चाहिए, जो कि हम लोग आगे सीखेंगे। BSPER थ्योरी में हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, लेकिन अभी इसको कैलकुलेट करने सीख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाना भी बाद में सीख लेंगे हम लोग। तो देखिए फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायरेक्शन इधर रहेगा, और इसमें भी फ्लोरीन तो डायरेक्शन इधर रहेगा। तो ये और ये मिला के कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू जो है डायपोल मोमेंट इसका 0 हो जाएगा। इसी तरह इसमें BF3 का देख लेते हैं। तो BF3 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आएगा। इसको हम लोग क्या स्ट्रक्चर है वो बाद में देखेंगे। तो ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन, और ये बोरॉन है। तो जाहिर सी बात है फ्लोरीन की तरफ रहेगा, इधर भी फ्लोरीन की तरफ, इधर भी फ्लोरीन की तरफ। तो ये दोनों का जो नेट आएगा वो नीचे की साइड आएगा, और ये ऊपर की साइड, तो फिर से कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग NH3 का भी देख लेते हैं। हाँ, तो NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन इसमें क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन से इधर ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो टोटल ऊपर ही, और एक लोन पेयर रहेगा तो वो भी ऊपर की ही तरफ खींचेगा अपनी तरफ, तो सारा ऊपर जा रहा। तो इसमें क्या हो जाएगा, म्यू नेट जो है वो 0 नहीं होगा, इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे CCl4 का देख लेते हैं, CCl4 का। तो ये क्लोरीन इसका सेंट्रल एटॉम, सॉरी कार्बन सेंट्रल एटॉम है, और क्लोरीन यहाँ साइड साइड में रहेगा। तो देखिए क्लोरीन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, और ये इधर आएगा। लेकिन क्या होगा, ये दोनों का नेट भी इधर आएगा, और इधर एक पहले से है, और जो टोटल नेट आएगा उसको ये क्लोरीन जो मिलके कैंसिल कर देगा। ये हम लोग को नहीं देखना है कि ये दोनों का भी नेट यहाँ आ रहा है, और ये भी एक क्लोरीन पहले से इधर है तो इधर ज्यादा क्लोरीन का ये हो जाएगा, वो नहीं, बस ऑपोजिट है ना, कैंसिल हो जाएगा। इसमें ये नहीं कि मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्या, वो नहीं देखना कि इधर दो का एक दोनों का, इस दोनों क्लोरीन का इधर नेट भी आ रहा है और एक क्लोरीन पहले से मौजूद है तो यहाँ दो दुगना बढ़ जाएगा, वैसा कुछ नहीं, दोनों ऑपोजिट है तो कैंसिल आ जाएगा, तो म्यू नेट इसमें भी 0 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये क्लोरीन का इधर खींच रहा है, ये क्लोरीन का इधर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह हाइड्रोजन इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो ये दोनों भी अपोजिट है तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नेट इसमें भी 0 आ जाएगा। अब आप लोग को एक होमवर्क रहा कि आप लोग CH4 का खुद से कैलकुलेट कर लीजिए। अब हम लोग डायपोल मोमेंट का कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो पहला इसका एप्लीकेशन है, द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट इज यूज टू प्रिडिक्ट द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। शेप और स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने में ये जो है काम देता है। जैसा कि एक मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर है AB2 टाइप का, तो उसका अगर मान लीजिए म्यू 0 हो और एक AB2 टाइप का है जिसका म्यू नहीं 0 है, तो दोनों में क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो AB2 टाइप का म्यू 0 है, म्यू 0 है, इसका मतलब हम लोग क्या सोच सकते हैं इससे कि जरूर ये दोनों जो है ऑपोजिट रहा होगा, बी दोनों ऑपोजिट रहा होगा ताकि कैंसिल हो गया होगा, तब तो म्यू 0 हुआ होगा। तो ये ए बीच में बना दिए, और ये क्योंकि AB2 है तो लीनियर होगा, वो हम लोग बाद में देख लेंगे स्ट्रक्चर में कि कैसे होता है। लेकिन ये तो हम लोग अभी सोच सकते हैं ना कि कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब अपोजिट होगा तभी कैंसिल हो रहा होगा। और अगर म्यू 0 नहीं हुआ, म्यू 0 नहीं हुआ तो क्या बैंड होगा, ये इधर एक दूसरा का एकदम अपोजिट नहीं हो रहा है। ये अगर
ये इधर के बजाय अगर ये इधर रहता बोरॉन इधर, तो भले कैंसिल हो जाता, लेकिन ऐसा में तो कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब ये बैंड शेप का होगा, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन भी देख लेते हैं इसका। तो द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट इज यूज टू प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। पोलैरिटी भी प्रिडिक्ट करने के लिए हमारा डायपोल मोमेंट काम आता है। तो कैसे काम आता है? ग्रेटर द डायपोल मोमेंट हायर इज द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। तो जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट रहेगा उसका पोलैरिटी उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, ठीक ना। तो इसमें देखिए HF का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, इसीलिए ये ज्यादा पोलैरिटी, इसका पोलैरिटी ज्यादा है। फिर HCl का कम है उससे, इसलिए इसका ये कम पोलैरिटी है। इसी तरह HBr का भी। और एक चीज नोट कर लीजिए, 1 यूनिट चार्ज, ये मतलब एक नंबर का मार्क्स में ये सब कभी कभी पूछ लेता है। जैसा कि 1 यूनिट चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? 4.8 गुना 10 टू द पावर -10 ESU। ये रट लीजिएगा। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है VSEPR थ्योरी। वेस्पर थ्योरी भी इसको बोल सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन्स द शेप एंड स्ट्रक्चर बोलिए, ज्योमेट्री बोलिए, ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो वेस्पर थ्योरी जो है कि वो कैसा शेप का है, कैसा स्ट्रक्चर है या कैसा ज्योमेट्री है उसका, ये एक्सप्लेन करता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस शेप एंड स्ट्रक्चर, जिसको ज्योमेट्री भी बोलेंगे हम लोग, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि शेप कैसा, उस कोई भी मॉलिक्यूल का कैसा शेप और कैसा ज्योमेट्री होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, कि उसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड जो है, valence electron repel each other. As a result of this, they tends to occupy on a position of minimum repulsion or maximum stability. As a result of this, covalent molecules has fixed shape. मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सब तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसके लिए क्या चाहता है वो लोग कि मतलब ऐसा डिस्टेंस पे रहे जो कि दोनों के बीच जो है रिपल्सन जो है एकदम मिनिमम रहे, और रिपल्सन मिनिमम रहेगा तो वो लोग ज्यादा स्टेबल रहेगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो इसी के रिजल्ट से है जो वो लोग का जो फिक्स शेप रहता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल का। तो वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे शेप बनता है, कैसे शेप नहीं बनता है। इसके अकॉर्डिंग जो तीसरा पॉइंट है वो है द रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर इन गिवन ऑर्डर्स। मतलब इनके बीच जो रिपल्सन होता है वो एक गिवन ऑर्डर में होता है। कैसे होता है? तो लोन पेयर और लोन पेयर जो है वो सबसे ज्यादा रिपल्सिव होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो है उससे थोड़ा कम, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर जो है वो सबसे ज्यादा कम एक दूसरा को रिपेल करता है, ठीक ना। चौथा जो है, इफ लोन पेयर इज जीरो, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर एंड शेप आर सेम। मतलब अगर लोन पेयर जीरो होगा तो जो ज्योमेट्री बनेगा और जो शेप बनेगा वो तो ऐसे तो दोनों का डिफरेंट रहता है, लेकिन अगर लोन पेयर अगर जीरो हो गया तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम आएगा। वो हम लोग एग्जाम्पल के साथ देख लेंगे कि कैसे होता है कैसे नहीं, वो क्लियर हो जाए। तो यार जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे वीडियोस जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है। और फिर बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर और शेप निकालने सीख लेंगे कि स्ट्रक्चर और शेप कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हम लोग का फॉर्मूला जो काम आएगा तो वो जेड निकालने वाला फॉर्मूला। तो जेड तो हम लोग निकालने सीख चुके हैं कि जेड कैसे निकालेंगे, तो उसमें ज्योमेट्री कैसा होगा वो हम लोग देख लेते हैं। अगर जेड इज इक्वल्स टू, हम लोग का जेड का नंबर 2 आया, 2, तो अगर 2 आया तो उसका जो ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर जो होगा वो लीनियर बनेगा। और लीनियर हम लोग को बनाना कैसा है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है लीनियर। लीनियर में क्या है, यहाँ जो बीच में जो रहेगा ये सेंट्रल एटॉम है और यहाँ सराउंडिंग एटॉम रहेगा। और इसी तरह अगर 3 आ गया, अगर जेड अगर इज इक्वल्स टू 3 आ गया तो वो जो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। तो ट्राइगोनल प्लेनर किस तरह बनता है? ट्राइगोनल प्लेनर का शेप इस टाइप का रहेगा, यहाँ सेंट्रल एटॉम रहेगा और यहाँ हमारा सराउंडिंग एटॉम रहेगा।
और इसी में हम लोग देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर तो कभी चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर हमेशा तो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा, तो लेकिन इसका शेप जो है लोन पेयर के नंबर के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो जब लोन पेयर इज इक्वल्स टू 1 रहेगा तो इसका शेप कैसा चेंज होगा, तो जब लोन पेयर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो सेम हम लोग को पहले वही फिगर बनाना है ट्राइगोनल प्लेनर वाला। उसके बाद हम लोग को जो लोन पेयर डालना है वो हम लोग को ऊपर डालना है, ऊपर। तो हम लोग शेप कैसे पता चल लगाए कि ये शेप कैसा है, तो जो लोन पेयर वाला जो है उसको हम लोग ढक देंगे। तो इसको अगर ढक दे रहे तो क्या आ रहा है हमारा, देखिए ये इस शेप को, ये बस कैसा शेप आ रहा है, ये बैंड शेप आ रहा है, बैंड शेप जिसको हम लोग भी शेप भी बोल सकते हैं, उल्टा भी है। तो ये जो शेप है हमारा बैंड शेप, या इसको हम लोग भी शेप भी बोल सकते हैं। अब अगर हमारा इसी में दो लोन पेयर किसी में आ गया तो दो लोन पेयर आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लोन पेयर यहाँ डालेंगे और एक लोन पेयर यहाँ डालेंगे। तो हम लोग लोन पेयर को फिर से ढक देते हैं। तो लोन पेयर ढकने से अभी क्या आ रहा है, अभी तो बस स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इसका शेप जो है स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। लेकिन अगर इसका कोई अभी भी स्ट्रक्चर पूछे तो स्ट्रक्चर अभी भी इसका ट्राइगोनल प्लेनर ही है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, शेप चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर इसका अगर पूछेगा स्ट्रक्चर और शेप बताओ, तो स्ट्रक्चर इसका ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा, लेकिन शेप रहेगा हमारा स्ट्रेट लाइन और इसका बैंड शेप। उसी तरह z इज इक्वल्स टू अगर हमारा 4 आ जाएगा, तो z इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, तो हमारा उसका ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर जो वो कहलाएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल जो होता है उसका फिगर कुछ इस टाइप का बनता है, ये सेंट्रल एटम और यहाँ 1 2 3 4। ठीक, अब हम लोग लोन पेयर के साथ इसका शेप में कैसा चेंज आता है वो देख लेते हैं। तो अगर टेट्राहेड्रल वाले में 1 लोन पेयर रहेगा, तो 1 लोन पेयर रहेगा, सबसे पहले हम लोग टेट्राहेड्रल का जो स्ट्रक्चर है वो बना लेंगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, लोन पेयर जो है हम लोग को यहाँ ऊपर डालना है। अब आप लोग पूछेगा कि यहाँ क्यों नहीं डाले, यहाँ क्यों नहीं डाले, यहाँ क्यों नहीं डाले, तो हम लोग लोन पेयर वहीं डालते हैं जहां पे कि मिनिमम रिपल्सन हो, जहां कम से कम रिपेल करे, तो यहाँ पे ही डालना है। अगर 1 लोन पेयर रहेगा यहाँ पे डाल देंगे हम लोग तो वो गलत हो जाएगा, उसमें नंबर आपका कट जाएगा, आपको यही डालना है। तो देखिए अब इसको हम लोग मूंदेंगे तो हम लोग का क्या एक पिरामिड टाइप से बन रहा है, ये बेस जिसका ट्रायंगल बनेगा और ये पिरामिड बन रहा है, तो इसीलिए इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसका एक एग्जांपल है NH3 का जो शेप रहता है वो ट्राइगोनल पिरामिडल बनता है। अब अगर लोन पेयर हमारा 2 आ जाएगा इसी में, तो लोन पेयर 2, तो हम लोग लोन पेयर अगर 2 रहेगा तो कहाँ कहाँ लोन पेयर डालेंगे, एक लोन पेयर यहाँ डालना है और एक यहाँ डालना है, जिससे कि मिनिमम रिपेल हो। तो ये दोनों को अगर हम लोग अब मून देंगे तो क्या होगा, फिर से बैंड शेप आ जा रहा है या भी शेप आ जा रहा है। तो जैसा कि इसका एग्जांपल हो गया H2O, जिसका कि स्ट्रक्चर तो रहता है टेट्राहेड्रल, लेकिन जो शेप रहता है वो बैंड शेप रहता है। अब अगर हमारा Z का वैल्यू 5 आ गया तो हम उसका ज्योमेट्री क्या होगा, तो उसका ज्योमेट्री को हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्यों बोलते हैं इसको, कि देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, देखिए ट्राइंगल बन रहा ना, और फिर देखिए अगर ट्राइंगल को ऊपर वाले के साथ इस तीनों साइड से मिला दे तो वहां ऊपर साइड एक पिरामिड बन रहा है, एक पिरामिड, और अगर नीचे वाले के साथ मिलाते हैं नीचे भी एक पिरामिड बन रहा है, तो 2 पिरामिड बन रहा है। 2 मीन्स बाय पिरामिडल, और फिर बीच में उसका जो बेस है वो ट्राइंगल है, इसीलिए ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जो है इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखते हैं कि लोन पेयर के साथ फिर स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगर एक लोन पेयर रहेगा तो वो लोन पेयर हम लोग यहाँ पे डालेंगे, यहाँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग लोन पेयर डाल देते हैं तो इसका शेप क्या बनता है, तो इसको मून देते हैं। सबसे पहले मून देते हैं, देखिए ये सी साव बन जा रहा है। सी साव आप लोग जानते होंगे, जिसमें ये बच्चे खेलते हैं बैठ के, ये इस कोना और इस कोना में बैठते हैं, ये नीचे जाता है, ये एक बच्चा इधर ऊपर चला जाता है, फिर ये बच्चा जब नीचे जाता है तो ये बच्चा ऊपर चला जाता है, और ये हमारा सीसाओ का स्टैंड बन जा रहा है। इसको पलट के देखेंगे इस टाइप से तो हम लोग को समझ में आएगा ये स्टैंड है और यहाँ बच्चे खेलते हैं बैठ के ये दोनों साइड में, तो ये हमारा सीसाव बन रहा है। अब अगर हम लोग का लोन पेयर 2 हो जाएगा तो 2 लोन पेयर हो जाएगा, तो एक यहाँ डालेंगे और एक यहाँ डालेंगे और मिनिमम रिपल्सन के लिए। तो जब ये दोनों को हम लोग मून देते हैं तो देखते हैं ये हमारा टी बन रहा है, टी शेप का कुछ बन रहा है, टी। तो ऐसे अगर हम लोग इसको मोड़ देंगे तो टी शेप देखिए हम लोग को नजर आ रहा है, तो इसीलिए इसका शेप जो होगा वो टी शेप होगा। इसका एग्जाम्पल होगा ClF3। अब अगर हमारा Z इक्वल्स टू 6 आ गया तो 6 आ जाएगा, तो इसका ज्योमेट्री जो रहेगा वो स्क्वायर पिरामिडल बनेगा। उसमें ट्राइंगल बीच में आ रहा था, इसमें जो आ रहा है, इसमें देखिए स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर
पिरामिडल होगा तो स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए इसका ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, क्योंकि एक ऊपर भी पिरामिडल इसमें भी बन रहा है, यहाँ पे भी नीचे में भी पिरामिडल बन रहा है। अब अगर इसमें वन लोन पेयर रहेगा तो उसको कहाँ डालना है, वन लोन पेयर को जो है हम लोग नीचे डालेंगे। तो नीचे डालने पे जो इसका शेप बन रहा है तो इसको मून देते तो देखते हैं क्या बनता है। ये एक हमारा बेस जो है वो स्क्वायर बन जा रहा है, और अगर सारे बेस को हम लोग मिला देते हैं सारे कोनों से तो वहाँ पे एक पिरामिड बन जा रहा है। तो जो स्क्वायर इसका जो शेप होगा वो होगा स्क्वायर पिरामिड। तो पिरामिड लेकिन इसका बेस जो है स्क्वायर है, तो उसका एग्जांपल है हमारा BRF6 में शेप जो है हमारा स्क्वायर पिरामिड रहता है। अगर दो लोन पेयर रहेगा तो हम लोग एक ऊपर लगाएंगे एक नीचे लगाएंगे मिनिमम रिपल्सन के लिए। तो अगर ऐसा हम लोग ने किया तो क्या, ये दोनों को मून दीजिए तो हम लोग को क्या बच जा रहा है, बस एक स्क्वायर बच जा रहा है जो कि सेम प्लेन पे रहता है। ये सब जो चारों है वो सेम प्लेन पे लाई करेंगे, इसीलिए इसका जो शेप बनेगा वो हमारा रहेगा स्क्वायर प्लेनर, जिसका एग्जांपल है XEF4। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं शेप और स्ट्रक्चर बनाने का। तो क्वेश्चन में है ड्राउ द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, जिसमें पहला है हमारा ClF3। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एटॉम का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेंगे, क्योंकि हम लोग को Z निकालना है। तो इस क्लोरीन का हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, तो 7 हमारा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो फॉर्मूला होगा Z इज टू हाफ इंटू 7 प्लस, और सराउंडिंग एटॉम हमारा देखिए फ्लोरीन 3 है तो 3 हो गया सराउंडिंग एटॉम, और कैटायन एनायन कोई चार्ज नहीं है तो -0 + 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10/2 हो जाएगा, तो 5 आ गया हम लोग का। तो 5 आने पे हम लोग का जो स्ट्रक्चर रहता था, ज्योमेट्री जो रहता था वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहता था। तो हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए जानते थे कि सेंट्रल एटॉम को यहाँ पे डालना है और बाकी जो सराउंडिंग है उसको साइड में डालना है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास सराउंडिंग एटॉम 3 है, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा, बाकी जो बचा 2 वो लोन पेयर रहेगा। तो 2 लोन पेयर रहने पे हम लोग कहाँ डालते थे, एक यहाँ डालते थे एक यहाँ डालते थे, तो यहाँ लोन पेयर हो जाएगा। बाकी 3 जगह जो हम लोग का जो है फ्लोरीन चला जाएगा। तो अगर लोन पेयर को हम लोग ढक देते हैं तो हम लोग का देखिए टी शेप बन जा रहा है। तो शेप क्या बन रहा है, टी शेप। इसी तरह हम लोग दूसरा जो है NH2- का निकाल के देखते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन का जो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आएगा, ठीक ना। और इसमें हम लोग देखते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एनायन A का वैल्यू हमारा 1 आएगा। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं, तो हाफ इंटू 5 प्लस सराउंडिंग एटम 2 है H2 - 0 प्लस एनायन 1 है तो 1, तो हमारा हो गया 8/2 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 आने पे जो हम लोग का स्ट्रक्चर बनता है वो हम लोग का टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है हम लोग का। तो टेट्राहेड्रल कुछ इस टाइप से रहता है, लेकिन इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 2 सराउंडिंग एटॉम है, 2 सराउंडिंग एटॉम है। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2 लोन पेयर होगा। तो 2 लोन पेयर रहने पे एक यहाँ डालते हैं एक यहाँ डालते हैं। मैंने लोन पेयर भी निकालना सिखाया आपको पहले ही। तो देखिए बाकी जो 2 सराउंडिंग एटॉम यहाँ आ जाएगा, तो हम लोग ये दोनों को जब ढकेंगे तो ये भी शेप आ जाएगा। तो इसका शेप आ जाएगा भी, या जिसको हम लोग एंगुलर शेप या बैंड शेप, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, बी शेप, एंगुलर शेप, बैंड शेप, ठीक ना। और स्ट्रक्चर जो है हम लोग का टेट्राहेड्रल रहेगा। इसी तरह हम लोग का XeF2 का देख सकते हैं। तो XeF2 जो है उसका जो है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 रहता है, 8। तो Z हम लोग जब निकालेंगे तो हाफ इंटू 8 प्लस हमारा सराउंडिंग एटम 2 है तो +2 तो इज इक्वल्स टू 5 आएगा, क्योंकि 10/2 इज इक्वल्स टू 5। तो 5 हम लोग का तो कितना हो गया, स्ट्रक्चर हम लोग का कौन सा बनेगा, हम लोग बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यहाँ पे हम लोग सेंट्रल मेटल डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 है हम लोग का यहाँ पे सराउंडिंग एटॉम, तो हम लोग का -2 करेंगे यहाँ तक 3 लोन पेयर बच जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको बताया नहीं था कि 3 लोन पेयर कहाँ डाला जाता है। तो एक यहाँ, तो ये तो हम लोग सीखा था। बाकी इसका ऑपोजिट यहाँ पे एक लोन पेयर डाल देना है, बाकी इस जगह पे मिनिमम रिपल्सन रहेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में 180 डिग्री है तो बहुत कम रिपेल करेगा। तो इसका ये सब तीनों को जब हम लोग ढकेंगे तो शेप कौन सा आ जा रहा है, लीनियर शेप आ जा रहा है, लीनियर शेप। शेप निकालने में कुछ हम लोग का एक्सेप्शन भी है शेप और स्ट्रक्चर निकालने में। तो वो एक्सेप्शन जो है ऑक्सीजन के साथ रहता है, तो वो देख लेते हैं कैसा एक्सेप्शन है।
इफ ऑक्सीजन इज सराउंडिंग एलिमेंट देन वी टेक वैल्यू ऑफ जी इक्वल्स टू 0। मतलब अगर हम लोग का सराउंडिंग एटॉम में ऑक्सीजन रहेगा तो हम लोग जो जी का वैल्यू जो लेते हैं नंबर ऑफ सराउंडिंग एटॉम वो जो है इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं उसके जगह पे। तो यहाँ का इसका हम लोग निकाल लेते हैं। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 7 रहता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी की जगह हम लोग 7 पुट करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे सराउंडिंग एटॉम इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन है तो यहाँ पे जी का वैल्यू 0 रहेगा। तो जेड निकाल लेते हैं हाफ इंटू वी प्लस जी माइनस सी प्लस ए। तो वी पे 7 पुट करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे जी के जगह 0 पुट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक एनायन है, नेगेटिव चार्ज है तो इसीलिए +1 आ गया। तो टोटल आ गया 8/2 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 के लिए हम लोग का स्ट्रक्चर क्या रहता था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता था। तो टेट्राहेड्रल के लिए जिस तरह हम लोगों ने बना दिया यहाँ पे। और एक चीज हम लोग देखते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो इसीलिए सारे जो बॉन्ड यहाँ फॉर्म करेंगे वो डबल बॉन्ड रहेंगे। तो इसीलिए इस यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि लोन पेयर इज इक्वल्स टू 0 है। तो लोन पेयर जब 0 है तो स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल रहेगा और शेप भी टेट्राहेड्रल रहेगा, दोनों सेम रहेगा। नेक्स्ट हम लोग और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो ये सेंट्रल एटॉम है, यहाँ पे सेंट्रल एटॉम। तो यहाँ ऑक्सीजन सेंट्रल एटॉम है और H2 जो है सराउंडिंग एटॉम है। तो हेयर ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटॉम। तो ऑक्सीजन का सबसे पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं तो 6 होता है, 6। तो यहाँ पे हम लोग Z का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू भी 6। अब ऑक्सीजन तो यहाँ पे सेंट्रल एटॉम है, सराउंडिंग एटॉम तो है नहीं कि जी का वैल्यू हम लोग 0 लिखेंगे। तो हाइड्रोजन 2 है इसीलिए हम लोग यहाँ पे जी का वैल्यू 2 लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो है इसमें लेकिन ऑक्सीजन सेंट्रल एटॉम है ना कि सराउंडिंग एटॉम। तो जब हम लोग जेड का वैल्यू निकालेंगे तो 4 आएगा। तो 4 रहने पे टेट्राहेड्रल आता है। तो देखिए टेट्राहेड्रल, और चूंकि इसका 2 सराउंडिंग एटम तो -2 करेंगे तो लोन पेयर आ जाएगा 2। तो लोन पेयर एक यहाँ पुट किए कि यहाँ दोनों को अगर ढक दिए तो हमारा भी शेप आ जा रहा। तो शेप भी शेप रहेगा या एंगुलर शेप रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ पे टेट्राहेड्रल आ जा रहा है हम लोग का। और हाँ, अगर छोटी मोटी गलती कहीं पे हो जाती है तो आप लोग बात का बतंगड़ ना बनाए, शांति से बस नोट्स को एक बार पढ़ ले। नोट्स में मैंने सब सही लिखा हुआ है, वो गलती से कभी कभी बोल जाता हूँ गलत, उसका बात अलग है। तो आप नोट्स को एक बार देख लें। और अगर कोई भी आप लोग को क्वेरीज रहे तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में जाके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ। मैं आंसर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं इंस्टाग्राम का अपना लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इट टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें भी हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ही बात करेंगे। तो इट वाज डेवलप्ड बाय पॉलिंग एंड पुट फॉरवर्ड बाय हिटलर एंड लंदन। मतलब इसको बनाया तो था पॉलिंग ने, लेकिन इसको आगे तक लेके गए हिटलर और लंदन जो थे। इट इज स्टडीड अंडर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसको 2 कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन और सेकंड है इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट। तो हमारा जो पहला है वो देख लेते हैं। In terms of energy consideration, when 2 atoms approaches to each other, both forces of attraction and forces of repulsion generates. If the new forces can decrease the energy, then a chemical bond may form. But if energy is increased, bonding is not possible. मतलब जब हम लोग 2 एटॉम्स को एक दूसरे के सामने लाते हैं तो 2 टाइप के फोर्स जो है पैदा होते हैं। पहला जो है अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा रिपल्सन फोर्स। और जो है फॉर्मेशन तभी हो सकता है उसका जब जो है अट्रैक्शन फोर्स जो है वो रिपल्सन फोर्स से ज्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज और एनर्जी डिक्रीज दिया हुआ है। तो एनर्जी डिक्रीज मतलब जो होता है, एनर्जी डिक्रीज कब होता है, जब नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन रिपल्सिव फोर्स, AF इज ग्रेटर देन RF। और एनर्जी इंक्रीज कब होता है, जब नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज लेस देन रिपल्सिव फोर्स होता है तब। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं जो कि H2 मॉलिक्यूल्स है वो कैसे बनता है, मतलब वो कैसे हो रहता है इसमें। तो देखिए H2 मॉलिक्यूल्स 2 H एटॉम से बनता है। तो हम लोग मान लेते हैं ये एक है HA एटॉम और उसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे है EA इलेक्ट्रॉन, A का इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह HB इलेक्ट्रॉन, ये HB एटॉम है और उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे EB- है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्लस
और माइनस, ये दोनों अपोजिट है तो अपोजिट है तो एक दूसरा को अट्रैक्ट करेगा, ये फिर ये दोनों एक दूसरा को अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह ये दोनों भी अपोजिट है, ये दोनों भी एक दूसरा को अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह ये दोनों भी अपोजिट है, ये प्लस है ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। तो टोटल हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 अट्रैक्टिव फोर्स है टोटल। अब अगर सेम फिगर को यहाँ बनाया और इसका रिपल्सिव फोर्स देखें तो ये और ये जो है अपोजिट, ये सेम है, ये दोनों, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, इसी तरह ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो टोटल रिपल्सिव फोर्स जो है 2 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एनर्जी घट रहा है इसमें, तो एनर्जी घट रहा है तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था कि एनर्जी घटने पे वो बन सकता है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मेशन H2 का फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल है। यहाँ पे इसी तरह हम लोग देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ He2 डज नॉट exist because when two atoms of helium approaches to each other the number of repulsive force becomes greater than that of attractive force। मतलब हम लोग He2 मॉलिक्यूल्स को फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि जब हम लोग उस दो He2 मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के सामने लाते हैं तो उसमें जो है रिपल्सिव फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हो जाता है। मतलब रिपल्सिव फोर्स जो है, नंबर ऑफ रिपल्सिव फोर्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, तो इसीलिए He2 मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट, दे पार्शियली ओवरलैप्ड विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब इसके अकॉर्डिंग जो है दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट करता है और वो जो है पार्शियली एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। पार्शियली ओवरलैप करता है इसका मतलब है कि पूरी एक दूसरे के अंदर घुस नहीं जाता है, थोड़ा सा हल्का सा ओवरलैपिंग होता है। तो इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2 की मदद से कि H2 मतलब 2 H एटॉम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s1 1s1। तो इसका मतलब ये 1s1 मतलब ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, S हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये भी हाफ फील्ड, लेकिन दोनों का ऑर्बिटल से सर्कल रहता है, बना दिए। अब दोनों को जब ओवरलैपिंग होगा तो पार्शियली ओवरलैप हो रहा है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आके मिल जा रहा है। तो ये जो है SS ओवरलैपिंग है, HS बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ F2 में क्या होता है, फॉर्मेशन F2 में होता है, देखिए ये सबसे पहले F फ्लोरीन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए। उसके बाद 2p5 में जो ये pz वाला है, pz जो हाफ फील्ड है, तो pz हाफ फील्ड है तो हम लोग pz को ओवरलैपिंग करवाएंगे। तो अगर pz को ओवरलैपिंग करवाने पे pp ओवरलैपिंग हो रहा है, pz ओवरलैपिंग, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मिलके 2 इलेक्ट्रॉन बन जा रहा है जो कि फ्लोरीन बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ HF देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन वही सेम टू सेम 1s1, इसमें S ऑर्बिटल आ रहा है हाफ फील्ड, और F में 2p5 का जो pz है वो जो है हाफ फील्ड है। तो ये pz और ये S ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेगा और sp ओवरलैपिंग होगा इसमें। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ लिमिटेशन है VBT के, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो वो क्या क्या है जो कि VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो भी इम्पोर्टेंट, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें जो हमारा पहला लिमिटेशन है वो है VBT कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स व्हाइल इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं लेकिन ये जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि VBT कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई बेरिलियम फॉर्म्स 2 कोवेलेंट बॉन्ड व्हाइल इट हैज नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके पास एक भी, बेरिलियम के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है लेकिन फिर भी वो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। और तीसरा जो है कांट टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बात नहीं करता है, ये सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बात करता है, इसीलिए ये फेल हो गया। फिर इट कांट टॉक अबाउट मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात नहीं कर पाया कि वो कैसा मैग्नेटिक, वैसे तो काफी के बारे में ये बता दिया लेकिन कुछ इसमें है, जैसा कि इट सेज O2 इज डायमैग्नेटिक, ये O2 मॉलिक्यूल्स को जो है डायमैग्नेटिक बताता है अपने हिसाब से, लेके जो कि
और डायमैग्नेटिक मतलब होता है जो कि मैग्नेट से रिपेल होता है, और पैरामैग्नेटिक मतलब होता है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। और इसने क्या बताया कि O2 जो है डायमैग्नेटिक है, लेकिन O2 जो है पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इट कुड नॉट टॉक अबाउट स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी के बारे में भी बात नहीं कर पाया, इसीलिए ये फेल हो गया। अब जो हम लोग का न्यू टॉपिक है वो है बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स हमारे दो टाइप के होते हैं जो हमने पढ़ना है, एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड है अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है डायरेक्ट, उसको हम लोग सिग्मा बॉन्डिंग बोलते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहता है। इट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ, ये किसको किसको मिलके ओवरलैप करके बनता है वो देख लेते हैं। तो अगर एस एस ओवरलैपिंग होगा, मतलब एक ये देखिए ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, तो ये देखिए ये जो ओवरलैपिंग बनने पे यहाँ पे जो बन रहा है, तो ये जो हमारा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह एस पी जेड जो है, तो एस और पी जेड मतलब ये देखिए ये जो बन रहा है ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। पी जेड मिला के जो बनाएगा हमारा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और सेकेंड जो हमारा है वो है पाई बॉन्ड। तो अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड साइड मतलब देखिए इसमें हेड टू हेड कोलिजन हो रहा था, मतलब हेड टू, देखिए जैसे कि ये हमारा हाथ है तो ये हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, तो ये अब हमारा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और साइड वाइज मतलब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो वो हमारा पाई बॉन्ड बनाएगा। जैसा कि देखिए ये किससे किससे मिलके, और ये जो है बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड से जो है वीक रहता है इन कंपेरिजन टू पाई बॉन्ड, वीक एज इन कंपेरिजन टू पाई बॉन्ड, ठीक है ना। इट इज फॉर्म्ड बाय, ये किसको किसको मिला के बनता है, पी एक्स ओवरलैपिंग जब रहता है तो देखिए पी एक्स मतलब पी एक्स साइड वाइज जो ओवरलैपिंग होता है वो हमारा बनाता जो है, ये आपका देखिए क्या बना रहा है, ये हम पी एक्स ओवरलैपिंग वाला जो बना रहा, सॉरी ये पी वाई होना चाहिए था कि क्योंकि ये तो वाई डायरेक्शन है ना, ये वाई डायरेक्शन है, ये इसको हम लोग एक्स मानते हैं। तो ये नीचे वाला जो मैंने दे दिया, रुकिए मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे पी एक्स होना चाहिए था क्योंकि ये जो हम लोग एक्स मान के चलते हैं एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस रहता है, तो इसलिए ये पी वाई होगा और ये पी एक्स ओवरलैपिंग। देखिए साइड वाइज साइड में ओवरलैप हो रहा ना, तो ये हमारा ये पी एक्स हो गया और ये पी वाई हो गया ओवरलैपिंग। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स हम लोग कैसे गिनेंगे, रहेगा और 0 पाई बॉन्ड नहीं रहेगा अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो नीचे वाला को हम लोग सिग्मा लिखेंगे, ऊपर वाला को पाई। कोई जरूरी नहीं है कि नीचे वाला को, ऊपर वाला को भी हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं, तो नीचे वाला हम लोग का पाई हो जाएगा। तो हम लोग का इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एक सिग्मा और 2 पाई हो जाएगा, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। तो सिग्मा जो है वो ऑलवेज एक ही होता है, किसी भी बॉन्ड में सिग्मा एक ही होगा। मतलब ट्रिपल बॉन्ड तो मैक्सिमम अभी तक बनाता है सब जितना हम लोग देखे हैं, लेकिन तो उसमें जो सिग्मा बॉन्ड जो एक ही है, एक से ज्यादा कभी किसी में हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा। तो यार मैंने जितने भी टॉपिक्स में जितना भी कुछ बता रहा हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी एक भी टॉपिक को छोड़े ना, सबको एकदम रट जाएं। और फिर अगर कुछ भी पूछे तो मैंने जितना नोट्स लिखा है अगर आप सारे के सारे लिख के चलाओगे, जितना मैंने लिखा है सारे छाप दो, तो आपका मार्क्स कोई काट नहीं सकता है। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो जो है फजान्स रूल। तो फजान्स रूल्स जो है वो भी कोवेलेंट नेचर के बारे में ही बताता है। तो इट डील्स विद कोवेलेंट नेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो उसमें से हम लोग एक प्रोसेस पढ़ेंगे, पोलराइजेशन। तो फजान सजेस्टेड दैट नो एनी बॉन्ड इज 100% आयोनिक। तो फजान ने बताया कि कोई भी जो है बॉन्ड जो है 100% आयोनिक नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी रहेगा। तो when a cation approaches to an anion, the electron cloud of anion get distorted towards cation. This is called polarization of anion. मतलब जब हम लोग एक कैटायन को हम लोग एनायन के सामने ले जाएंगे तो क्या होगा, एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो है कैटायन की तरफ डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब इसके तरफ चला जाएगा। देखिए ये डिस्टॉर्ट हो गया, ये पहले गोल था अब डिस्टॉर्ट होके ये कुछ ओवल टाइप का हो गया।
तो इस जो ये जो एनायन जो डिस्टॉर्ट हो जा रहा है एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है पोलराइजिंग पावर। द टेंडेंसी ऑफ अ कैटायन टू पोलराइज एन एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। मतलब पोलराइजिंग पावर जो रहता है वो एक कैटायन का रहता है। तो क्या रहता है ये कि एक कैटायन का टेंडेंसी कि वो एनायन को कितना ज्यादा पोलराइज कर सकता है, वो उस कैटायन का पोलराइजिंग पावर कहलाता है। और तीसरा इसी में है पोलराइजिबिलिटी। तो इसका क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज। मतलब इसमें है ये एनायन का टेंडेंसी है कि वो कितना ज्यादा पोलराइज्ड हो सकता है, कि उसको हम लोग पोलराइजिबिलिटी बोलते हैं, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ हम लोग का रिलेशन दिया है। तो कोवेलेंट नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। मतलब जितना ये कोवेलेंट नेचर जो है वो साइज ऑफ एनायन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना बड़ा एनायन रहेगा उतना ज्यादा कोवेलेंट का नेचर रहेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैटायन के साइज के साथ है। तो जितना बड़ा कैटायन रहेगा उतना ही कम कोवेलेंट नेचर का रहेगा। और एक फॉर्मूला है जो कि याद कर लीजिए, ये कभी कभी न्यूमेरिकल्स में पूछ लेगा तो इसी फॉर्मूला से बना दीजिएगा। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर जो है निकालने का हमारा होता है म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू कैलकुलेटेड। तो म्यू हमारा डाइपोल मोमेंट है, तो म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू कैलकुलेटेड गुना 100 कर दीजिएगा तो हमारा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकल जाता है। पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ आयन आर गिवन बाय फजान्स रूल। मतलब पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी जो है वो फजान्स रूल ने एक्सप्लेन किया था कि, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है देख लेते हैं। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। जो कि हम लोगों ने देखा था कैटायन का साइज जितना, अभी तो हम लोग कोवेलेंट नेचर का देखे थे, अब देख लेते हैं पोलराइजिंग पावर से कैसे डिपेंड करता है। तो साइज ऑफ कैटायन और पोलराइजिंग जो पावर है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना कैटायन का साइज जितना बड़ा रहेगा पोलराइजिंग पावर उतना ही कम रहेगा। जैसा कि ये एग्जांपल है हमारा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, सब में प्लस प्लस, मतलब ये चार्ज है, मतलब ये सब सारे कैटायन है। तो लिथियम का साइज सबसे ज्यादा छोटा है, इसलिए इसका पोलराइजिंग पावर जो है सबसे ज्यादा रहेगा। इसी तरह दूसरा जो है हमारा वो है लार्जर द साइज ऑफ एनायन ग्रेटर इज द पोलराइजिबिलिटी। मतलब एनायन का साइज जितना बड़ा रहेगा पोलराइजिबिलिटी उतना ही ज्यादा रहेगा। ये दोनों एक दूसरा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एनायन का साइज जितना छोटा रहेगा पोलराइजिबिलिटी उसका इतना ही कम हो रहेगा। इसी तरह देखिए आयोडीन सबसे बड़ा है तो इसका पोलराइजिबिलिटी भी सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन सबसे छोटा है तो इसका पोलराइजिबिलिटी सबसे कम है। इसी तरह थर्ड में हम लोग देख सकते हैं लार्जर द चार्ज ऑन कैटायन और एनायन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी। मतलब कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर और एनायन के लिए पोलराइजिबिलिटी। मतलब चार्ज और कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन और पोलराइजिंग पावर जो है एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और चार्ज ऑन एनायन और पोलराइजिबिलिटी जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितना ज्यादा चार्ज ऑन कैटायन होगा पोलराइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, चार्ज ऑन एनायन जितना ज्यादा होगा पोलराइजिबिलिटी भी उसका उतना ज्यादा होगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ये एनायन के केस में तो N3 का ज्यादा चार्ज है O2 से, तो इसका जो है पोलराइजिबिलिटी ज्यादा है, और इसका ज्यादा है इसका कम है, और इसका ज्यादा है इसका कम है। इसी तरह इसमें भी हम लोग पोलराइजिंग पावर देख सकते हैं क्योंकि ये कैटायन है तो ये इसमें 3+ है इसमें 2+ है तो इसका ज्यादा पोलराइजिंग पावर है इसका कम है। इसी तरह इसमें 3+ है इसमें 1+ है तो इसका ज्यादा है इससे। तो ये हमारा हो गया फजान्स रूल। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमेशा मतलब क्वेश्चन पूछना जरूरी है, और जब भी क्वेश्चन पूछता है तो 6 मार्क्स का पूछता है। तो जो हमारा पहला है इसमें जो पढ़ना है, इट स्टेट्स दैट व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब जब कभी भी
दो टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो वो दोनों मिलके फिर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे कि देखिए ये H एटॉम है और दो मॉलिक्यूल बना रहे हैं H2 ये तो मॉलिक्यूल है, मतलब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारा और ये मिलके मॉलिक्यूलर दो ऑर्बिटल बना रहा है। द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज गिवन बाय लाको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और सेकंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन। मतलब हम लोग जितना भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जैसे कि यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम लोग को मिल रहा है। इसी तरह थर्ड पॉइंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल इज फॉर एटॉम्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, देखिए ये मॉलिक्यूल्स है H2 मॉलिक्यूल्स, और एटॉम्स के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। तो जैसा एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या क्या होता है, S P D F, ये जो है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के टाइप्स है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो हम लोग को पढ़ना है वो है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और डेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होते हैं। लेकिन हम लोग को डेल वैसे नहीं पढ़ना है, हम लोग को बस सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है हम लोग को वो पढ़ना है। फोर्थ जो पॉइंट है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं ऑर्बिटल क्या है। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वैसे तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में ये सब सारा कुछ कवर कर चुका हूँ, लेकिन अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हो मेरे उस चैप्टर को तो जाके देख लीजिए, तब आपको बहुत अच्छा तरीके से ये चैप्टर समझ में आएगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक वेव। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेव की तरह भी मानते हैं। तो देखिए जैसा कि ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, मिल के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो ये हमारा वेव को हम लोग डिनोट करते हैं साई से, साई। तो ये हमारा साई 1 मान लेते हैं इसको, और इसको हम लोग साई 2 मान लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल में बी गिवन एज। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग किस तरह कंबाइन कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल को साई के टर्म में, अब मतलब वेव के टर्म में लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा, तो मान लीजिए ये एक वेव है जिसको हम लोग साई ए बोलते हैं और ये एक साई बी। ये दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं प्लस, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो देखिए, ये जो साई ए प्लस बी आएगा तो इसका जो है हमारा देखिए ये लेंथ जो है बढ़ जा रहा है। तो ये एक तरह का इंटरफेरेंस हो रहा है। और इंटरफेरेंस जो हम लोग, इंटरफेरेंस मतलब होता है दो वेव्स का मिलना। देखिए एक वेव्स और दो वेव्स मिल जा रहा है जब, तो वो बढ़ जा रहा है। ये देखिए ये वेव्स का जो हाइट है वो बढ़ गया, तो ये साई ए प्लस साई बी। और जिसमें जो है हमारा प्लस होता है, वेव्स का एडिशन होता है, उस टाइप का इंटरफेरेंस को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये तो हम लोग पढ़े थे कि ये जो वेव्स है वो मॉलिक्यूलर, ये ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग लिख सकते हैं, तो जो बन रहा है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इस टाइप का जो ये जो हम लोग का बन रहा है वो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। तो इसका जो एनर्जी है वो कम रहता है, इट हैज लेस एनर्जी, और ये जो है स्टेबल रहता है। और जो हम लोग का सेकंड जो रहता है, जब हम लोग ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पे इसका जो लेंथ है और भी कम हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट आएगा साई ए माइनस साई बी। साई और साई बी को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साई ए माइनस साई बी निकलता है। तो इसको जो बोलते हैं, इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, सबसे पहले इस इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है इट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसका जो एनर्जी है वो जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा रहता है, और ये जो है अनस्टेबल होता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा साई ए और साई बी मिला तो हमारा एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जो कि हमारा साई ए माइनस साई बी है, अभी हम लोग ने देखा। और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि हम लोग का साई ए प्लस साई बी बनता है, जो कि हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। तो ये नीचे इसीलिए रहता है क्योंकि इसका एनर्जी जो है कम रहता है। तो एनर्जी कम है तो ये नीचे रहेगा, और एनर्जी ज्यादा है मतलब वो ऊपर रहेगा। तो ये जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है,
और ये जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग नीचे लिखते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो वो कितने टाइप के हम लोग को पढ़ने हैं, वो दो टाइप के, एक सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये सब भी देख लेते हैं। अब तो हम लोग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख लेते हैं। तो एक्सियल और हेड टू हेड ओवरलैपिंग या इंटरफेरेंस जो बनाता है वो जो है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। जैसा कि देखिए हम लोग एक 1s और एक 1s को जब जोड़ते हैं तो जोड़ रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये प्लस और ये प्लस, देखिए इधर एक प्लस इधर एक प्लस है, तो बीच में ये दोनों पॉजिटिव पोल्स है, तो बीच में खुद से एक नेगेटिव पोल बन जाता है। तो ये जो हमारा बन रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बन रहा है, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके और फिर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है इसको हम लोग सिग्मा 1s बोलेंगे। और ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इसी तरह नीचे वाला में देखिए जब नेगेटिव करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और यहाँ पे जब माइनस हो रहा तो ये कुछ इस टाइप का साइन बनेगा, बीच वाला कट जाएगा, इसमें ये जो बीच वाला है वो कट जाएगा, और फिर ये इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और इसको हम लोग सिग्मा स्टार 1s से डिनोट करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको एक साथ हम लोग मिला के किस तरह लिखते हैं, तो 1s प्लस 1s दो एंड जब मिल जा रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल तो हमारा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। एक ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्योंकि इसका एनर्जी ज्यादा होता है, ये ऊपर रहता है सिग्मा स्टार 1s, प्लस नीचे जो रहता है सिग्मा 1s जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहता है। अब हम लोग नाइट्रोजन देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड रहता है, ठीक ना। तो इसका जो लास्ट जो ऑर्बिटल रहता है वो 2p3 रहता है, 2p3। देखिए px py pz px py pz, लेकिन उसमें से हम लोग जानते हैं pz जो है, जो pz ओवरलैपिंग रहता है वही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, बाकी px py py जो पाई बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए हम लोग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं, तो pz वाला हम लोग लेंगे। तो 2pz और 2pz को जब एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करवाते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। देखिए यहाँ पे ये प्लस साइन इधर है, ये प्लस साइन इधर है, तो ये मिल के एक बड़ा प्लस साइन हो गया, और यहाँ एक छोटा नेगेटिव ये दोनों साइड में रहेगा, और इसमें दो नोडल प्लेन रहेंगे। नोडल यहाँ पे देखिए नोड्स है, और यहाँ पे एक नोड्स है। नोड्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन पाने का प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो रहता है, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं पा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये एक नोडल प्लेन और ये एक नोडल प्लेन, और ये जो बन रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा, तो ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। और इसी तरह जब ये दोनों को माइनस करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और इसका फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे 3 नोडल प्लेन आ रहे हैं, 3 नोडल प्लेन, तो इसको हम लोग सिग्मा स्टार 2pz से हम लोग डिनोट करेंगे, और ये जो हमारा बन रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। तो दोनों को मिला के हम लोग लिखेंगे, तो देखिए ये दोनों जो है, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये हमारा है एटॉमिक ऑर्बिटल, और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, जैसे कि सिग्मा स्टार 2pz है एक, जो कि एंटी बॉन्डिंग वाला ऊपर है और बॉन्डिंग वाला नीचे है। नेक्स्ट जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो टाइप्स में उसमें है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग और साइड वाइज इंटरफेरेंस से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो py से हम लोगों ने अभी देखा कि जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, तो ये एक 2py को जब मिलाते हैं तो जब एडिशन करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, तो ये दोनों ऐड होके यहाँ पे बड़ा प्लस बनाएगा, ये दोनों नेगेटिव जुड़ के यहाँ पे बड़ा माइनस बनाएगा, तो ये पाई 2py होगा, स्टार नहीं होगा क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एक है वो हमारा एक नोडल प्लेन बना रहा है। इसी तरह जब हम लोग दोनों को घटाएंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये। तो इसमें जो टोटल हम लोग का दो नोडल प्लेन हो रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये हमारा पाई स्टार 2py है सॉरी। हाँ, और एक हम लोग रिलेशन देख लेते हैं, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है हमारा, तो ये ज्यादा स्टेबल है, उससे कम ये है, तो इसीलिए ये उससे थोड़ा कम स्टेबल है, ये उससे भी कम स्टेबल है।
अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक नेचर। तो दो टाइप के मैग्नेटिक नेचर शो कर सकता है, एक है, पहला है पैरामैग्नेटिक, दूसरा है डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कब होता है? स्पीसीज विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो पैरामैग्नेटिक रहता है, और जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो डायमैग्नेटिक कहलाता है। तो देखिए, सबसे अच्छा है कि अगर किसी के पास जानने का ये कि सब किसी के पास अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, अगर किसी के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि 10 इलेक्ट्रॉन जो रखते हैं या 10 का मल्टीप्लाई और 16 इलेक्ट्रॉन या 16 का मल्टीप्लाई, वैसे तो ये दोनों नंबर इवन है लेकिन ये मैग्नेटिक नहीं होकर पैरामैग्नेटिक होते हैं। देखिए एक्सेप्शन क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स मल्टीपल एंड 16 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स मल्टीपल जो है वो तो वैसे होना चाहिए था इस रूल के हिसाब से डायमैग्नेटिक, लेकिन वो जो है वो सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो डायमैग्नेटिक है, H2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है। लेकिन जब B2 निकालेंगे हम लोग तो इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो है इवन, तो उस हिसाब से क्या आना चाहिए था डायमैग्नेटिक, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक आता है। इसी तरह C2 में 16 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो इवन है तो इसका कितना आना चाहिए था? ये आना चाहिए था हमारा डायमैग्नेटिक, लेकिन ये भी पैरामैग्नेटिक है। ये दोनों एक्सेप्शन है, और इसका मल्टीप्लाई भी जो आएगा वो भी हमारा आपका पैरामैग्नेटिक ही आएगा डायमैग्नेटिक के जगह। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे वो सीखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो इसमें भी जो है हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनाते हैं। तो लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए वो थोड़ा अलग टाइप से बनता है, और ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए भी थोड़ा अलग टाइप से बनता है। तो ये देख लेते हैं ये अलग टाइप से किस टाइप का रहता है। तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लेंगे। जिसका लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल्स पाई 2py, और इसके बाद सिग्मा, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं बनाने, नीचे से, और एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग यहाँ साइड में लिखेंगे एक साइड, और इधर और एक साइड एटॉमिक ऑर्बिटल को लिखेंगे, और बीच में हमारा जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखते जाएंगे। तो हम लोग का बनाने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए, मान लीजिए हम लोग 1s और 1s लिए तो 1s मिलके हमारा सिग्मा 1s बनेगा एक, और सिग्मा स्टार 1s बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर रहता है तो इसको ऊपर रखेंगे, और नीचे हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रखेंगे। और फिर इसी तरह 2s और यहाँ सिग्मा 2s जाएगा, यहाँ सिग्मा स्टार 2s जाएगा। अब हमारा ये जो है इसमें जो है हमारा चेंजिंग आता है 14 इलेक्ट्रॉन वाला में, और 14 इलेक्ट्रॉन वाला से लेस वाला में, और 14 इलेक्ट्रॉन वाला से ज्यादा वाला में। तो देख लेते हैं हम लोग। ये जो है हम लोग का यहाँ ये जो चेंज आता है ये हमारा है, यहाँ पे 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1। तो इसको हम लोग याद रखने के लिए क्या करेंगे कि लेस देन इक्वल टू 14 वाला में हमारा जो आता है 2 1 यूज होता है, मतलब ये 2 लोब है, फिर 1 है, फिर 2 लोब है, फिर 1 है। तो उसमें से पहला क्या है, पाई 2px, पाई 2py, तो यहाँ लिख देंगे पाई 2px, फिर पाई 2py, फिर ये क्या लिखेंगे सिग्मा 2pz, तो सिग्मा 2pz यहाँ लिख देंगे। फिर क्या है, ये दोनों इक्वल है तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर ये एक को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद वहां पे इलेक्ट्रॉन भर देंगे। हम लोग एग्जाम्पल से सीख लेंगे कि अच्छे से समझ लेंगे कि कैसे हम लोग को बनाना है। अभी फिलहाल देख लेते हैं कि करना क्या है। अगर वहीं पे हमारा इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो 14 से ज्यादा हो गया तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज होगा वो हमारा ये यूज होगा, जिसमें कि यहाँ तक तो सेम चलेगा लेकिन यहाँ से फिर चेंज आ जाता है। तो यहाँ से क्या चेंज आ रहा है, 1 2 1 चेंज आ रहा है। देखिए 14 ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन में 1 2 2 1 आ रहा है, 1 2 2 1 रूल लगाएंगे तो देखिए बाकी तो सेम ही था, ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है, तो इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बस लास्ट वाला बता देता हूँ। देखिए 1 पहले एक लोब आ रहा, फिर 2 लोब आ रहा, फिर 2 लोब आ रहा, फिर एक लोब आ रहा, 1 2 2 1। तो 1 वाला में क्या जाएगा, पहले ये इसका सबसे कम एनर्जी है तो यहाँ पे सिग्मा 2pz आएगा, उसके बाद पाई 2px पाई 2py वाला यहाँ रहेगा, ये पाई 2px ये पाई 2py, फिर
यहाँ पे देखिए पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2py है, तो ये पाई स्टार 2px जाएगा, ये पाई स्टार 2py जाएगा। इसलिए सिग्मा स्टार 2pz जो है सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो यह यहाँ पे रहेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। तो हम लोग B2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं B2 में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, बोरॉन ओनली बी जो एक एटॉम का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वो एटॉमिक ऑर्बिटल वाला से जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लिखेंगे। तो इसमें होता है 1s2 2s2 2p1। और फिर अब मॉलिक्यूल का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें लेस देन 14 वाला यूज होगा। तो ये हमारा लिख दिए और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक इसमें और एक इसमें। तो अब हम लोग इसका ड्राव करते हैं कि डायग्राम कैसे बनेगा। तो हम लोग एकदम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये साइड में जो है, साइड में देखिए, साइड में जो हम लोग लिखते हैं वो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल साइड में बनाते हैं। तो ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल एक इस साइड बनाएंगे, एक इस साइड बनाएंगे, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, जो कि बोरॉन और एक बोरॉन, ये दोनों बोरॉन मिलके एक B2 बनाएगा। तो बीच में हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका बनाएंगे ये। तो एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। तो देखिए सबसे पहले 1s2 का बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1s2, ये 1s2 का हो जाएगा, ठीक। और फिर बीच में जो बनेगा तो सिग्मा 1s2 बीच में बनेगा और सिग्मा स्टार 1s2। तो बीच में जो हमारा बनेगा सिग्मा 1s2 और यहाँ सिग्मा स्टार 1s2। हम लोग जानते हैं कि सब में 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन सब में डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे 2s2 और इसी तरह सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s2 है, सिग्मा स्टार 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन सब में फिर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग डाल देंगे। अब हमारा p आ जाएगा, p ऑर्बिटल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग p ऑर्बिटल बना देते हैं, एक इस साइड हम लोग p ऑर्बिटल बना देते हैं। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे p में क्या, इसके बाद जो हम लोग का जो आएगा, तो इसमें हम लोग का कौन सा रूल यूज होता है, हम लोग को याद होगा कि 2-1 रूल इसमें यूज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले जो नीचे होगा उसमें 2 लोब्स होंगे, उसके बाद उससे जो ऊपर होगा उसमें 1 लोब्स होंगे, फिर उसके बाद फिर 2 लोब्स होंगे, उसके बाद फिर 1 लोब होगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2p1 है, 2p1। तो इस साइड भी 2p1 और इस साइड भी 2p1 होगा। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, ठीक। और फिर इसमें देखिए सबसे पहले कि कौन सा इसमें आएगा, पाई 2px और पाई 2py, पाई 2px और पाई 2py हमारा आ रहा। तो यहाँ पे ये हमारा पाई 2px हो जाएगा, ये पाई 2py हो जाएगा। तो ये सब में इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये सब में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। देखिए उसके आगे मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन यहीं तक कंप्लीट हो जा रहा है। नहीं तो यहाँ पे अगर मैं नाम लिख देता हूँ तो उसके बाद सिग्मा 2pz आ जाता है, उसके बाद पाई स्टार 2px आ जाता है, पाई स्टार 2py आ जाता है, यहाँ सिग्मा स्टार 2pz। जैसे जैसे एनर्जी लेवल, देखिए एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहा है, एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहा है, उसी तरह हम लोग ये लिखते जा रहे हैं। इसका सबसे कम एनर्जी है तो ये सबसे नीचे होगा, उसके ऊपर ये इसका एनर्जी है तो उसके ऊपर ये वाला हमारा होगा, यहाँ लिखें। इसी तरह हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है। अगर ये हम ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे तो यहाँ 2-1-2-1 की जगह 1-2-2-1 वाला रूल हमारा यूज होगा। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है जो कि है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कहता है, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड
with negative end of electronegative element like fluorine, oxygen, नाइट्रोजन, देन द बॉन्ड्स फॉर्म इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नेगेटिव एंड के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो फिर जो बॉन्ड बनता है वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दो टाइप्स के हैं, एक इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्ड, एक इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्ड। अब देख लेते हैं ये दोनों क्या है। तो इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्ड कब होता है? when a hydrogen bond is formed between two bonds of a compound, then this is called intermolecular H bond। मतलब जब हाइड्रोजन बॉन्ड जब दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, बीच में, तो जिस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो हमारा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है व्हेन अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद इन अ मॉलिक्यूल। मतलब विद इन मतलब एक मॉलिक्यूल के ही, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, मतलब उसी के अंदर में बन रहा है। और उसमें के इंटरमोलिक्यूलर में क्या था? दोनों के बीच बन रहा है, ये एक है ये एक है, दोनों के बीच बन रहा है। और उसमें क्या है? एक मॉलिक्यूल उसी के अंदर, एक मॉलिक्यूल के ही अंदर में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो उसको हम लोग इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रा मतलब उसके अंदर, ठीक। जैसा कि हमारा एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, ये हमारा ओ नाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर है जिसमें देखिए एच बॉन्ड जो है उसके अंदर ही बन रहा है। तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड से दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा। वाई H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गेट डिसोसिएट एंड हैंस एग्जिस्ट एज लिक्विड। विच वन हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, HF और HCl दोनों में से कौन सा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? तो HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और आप अब क्या करें, मेरे वीडियोस देखने के बाद अब बस आप एक बार कीजिए कि आप एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है यार। बस सर टीचर्स लोग डरा देते हैं बच्चों को कि ये बहुत हार्ड चैप्टर, लेकिन वैसा कुछ होता कुछ खास है नहीं, बस समझने की देरी है। और आप ही बताइए वो टीचर कैसा है जो कि ये अपने स्टूडेंट को वो समझा ना पाए? टीचर उसे ही कहते हैं जो कि कोई कितनों भी कमजोर बच्चा हो उसको भी वो हार्ड से हार्ड चीज समझा दे, तब वो एक अच्छा टीचर कहलाता है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो जरूर से जरूर यार तुरंत सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तब हमको भी और भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।